मेरा नाम आमना तल्लत है और गुरबानी मरकज़ ज़ुबान अदब की आज की इस नशिस्त में आप सबको खुशामदीद। मैं हमारे आज के सेशन की मॉडरेटर सासरा सोफिया जावेद का सबसे पहले एक तारुफ पेश करके यहाँ से ऑनवर्ड आज की नशिस्त की जो मेज़बानी है वो उनकी को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो उसको कंटिन्यू करें। Sasha is a journalist, researcher, academic and activist focusing on human rights, labor and gender studies in South Asia. Her writings have appeared in Arab News, The News International and The Friday Times. Identifying as the labor and people's journalist, she works at the intersection of scholarship, activism and resistance, amplifying marginalized voices through her storytelling. She is also working with the teaching of literature in London as well. So from this very brief introduction, I would like to invite Sasha on the stage so that the session can be carried forward from here. Thank you, Amna. Thank you so much. मेरे ख्याल से हम गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जो हमारे लेट मेहमान पहुँचे हैं उन सबको पहले स्टेज पे बुला लें ताकि फिर हम गुफ्तगू को मज़ीद किसी देरी के शुरू कर सकें। तो पहले मैं डॉक्टर सैयद अजीम साहब को कहूँगी, फिर हारिस खलीक साहब आ जाएं और फिर हुसैन नकी साहब आ जाएं जिनके लिए दावत और जिनके लिए तकरीब रखी गई है। नहीं नकी साहब वो कुर्सी मोर कंफर्टेबल आप आराम से। साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो इस किताब में कहता है कि जो मुझसे हो सका। इसकी कई दिहाइयों पर मबनी जदोजहद है, मगर वो आज कह रहा है कि जो मुझसे हो सका। इसमें मुझे मीर तकी मीर का, जो कि हमारे उस्ताद शायर हैं, उनका एक शेर याद आता है कि मौसम आया तो नखलेदार पे मीर, मौसम आया तो नखलेदार पे मीर, सरे मंसूर ही का बार आया। सो हमारी जान नहीं छूटती और ना ही नकी साहब हमारी जान मेरे हाथ से छूटने वाली है। तो मुझे गुरबानी सेंटर ने ये जिम्मेदारी सौंपी कि मैं ये तकरीब को आगे लेकर चल सकूं और मेरे ख्याल से हम पूरी कोशिश करेंगे जो हमसे हो सका अपनी करने की। ठीक है, तो गुफ्तगू के पहले सवाल पे मेरे ख्याल से मैं डॉक्टर अजीम की तरफ लेकर जाऊंगी, सवालात शुरू करूंगी इनसे और फिर ताकि हम पीपल्स हिस्ट्री से, स्टूडेंट्स एक्टिविज्म से होते हुए फिर हारिस की तरफ आए जो कि अदब और सहाफत के रवैयों को सब पे गौर करेंगे जो कि रचाओ तमाम हमें इस किताब में मिलता भी है। फिर आखिर में हम नकी साहब से खूब सुनेंगे। तो मेरा पहला सवाल अजीम साहब से है कि अजीम साहब, पीपल्स हिस्ट्री जिसको बाएं बाजू की तारीख नवीसी में आपको ये किताब कहाँ खड़ी नजर आती है? देखिए, बेसिकली एक कह लें आपके लेफ़्ट की तारीख़ का तालिब इल्म होने के हवाले से, लेफ़्ट की थेरी और प्रैक्टिस के तालिब इल्म होने की हैसियत से जब मैं इस किताब को पढ़ता हूँ तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये बहुत बरवक्त किताब है और ख़ास तौर पर इस वक्त रिवाइवल है लेफ़्ट की हिस्ट्री और पीपल्स हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं याद करता हूँ कि जब हम 1990s में काम करते थे लेफ़्ट के लिए बाहर आते थे तो हमें कहा जाता था वो लेफ़्ट तो होता ही नहीं था, ये तो तांगा पार्टियां हैं, इन्होंने क्या किया है। तो आप कह लें कि 1990s में एक लिबरल वर्जन जो था बहुत ज़्यादा, हाँ वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट था और तकरीबन लेफ़्ट जो था वो एक डिफीटिज़म का शिकार था। तो हमने तो उस शोर में आँख खोली है। मुझे कुछ साथी नज़र आ रहे हैं, आबिद साहब, जाहिद साहब भी बैठे होते थे, तो यही आमतौर पर माहौल था, कुछ नहीं हुआ और ये वो कुछ नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ वो पहला फेज़ था लेफ़्ट की बात करना, लेफ़्ट के हवाले से बात करना, और जो भी किताबें भी अवेलेबल थी उसमें यही नज़र आता था जैसे कि पाकिस्तान ने सिर्फ डेमोक्रेसी और जो है सेकुलरिज्म की जदोजहद की है, लेफ़्ट ने एक्चुअली कुछ नहीं किया वगैरह वगैरह। अच्छा, 2005 से ऑनवर्ड मैं समझता हूँ दोबारा से इंटरेस्ट आता है
और पाकिस्तान में हिस्टोरियोग्राफी के दो अहम ज़राए जो हैं वो सामने आते हैं। बिलखुसूस मैं इसमें जिक्र करूँगा कामरान असगर अली, ठीक है, उन्होंने शुरू किया। सबसे पहले मैं समझता हूँ, अगरचे वो किताब पहले आई, वो सादिया तूर की जो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के हवाले से। अच्छा, अब ये आगाज़ होता है कि थोड़ी सी चीज़ें लेके लेफ्ट की हिस्ट्री को बताना शुरू करते हैं। कामरान असगर अली आगे जाके आर्काइव्स में जाते हैं, फिर बहुत से और लोग भी इंस्पायर होते हैं, जिनमें अनूश मलिक, अली रजा, हमारे यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं, कासमी साहब हैं। तो दूसरे फाज में एक पीपल्स हिस्ट्री की तरफ तवज्जो जाती है। फिर आगे यानी ये आर्काइवल मटीरियल पहली दफ़ा बाहर आता है। अच्छा, इसी दौर में एक और अहम बात होती है कि दोबारा से ऑटोबायोग्राफीज भी शुरू होती हैं। तो इस हवाले से आप कह सकते हैं कि मिंटो साहब की ऑटोबायोग्राफी भी आई, हमारी जंग रहेगी, ठीक है, और उसके बाद रऊफ मलिक की आई, फतेह मोहम्मद साहब की भी आई, सुबह की लगन जो है तोफैल अब्बास साहब की आई। दूसरे फाज में लेफ्ट के लीडर्स ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी शुरू की, तो हमें पता लगना, वरना सीना गदर चल रहा था और हमें जो बातें पता चलती थी। तो इसके साथ साथ मैं समझता हूँ फिर मैं जो हमारी पीपल्स हिस्ट्री है, फर्दर अहमद सलीम साहब का नाम नहीं भूला जा सकता। तो जो मैं समझता पाइनियर्स में से हैं कि इधर उधर से डॉक्यूमेंट्स आर्काइव्स इकट्ठी करके हमारी लेफ्ट की हिस्ट्री को बचाना। तो उसके बाद मैं समझता फर्दर डेप्थ आई उसमें, फर्दर फिर नुमान ने मजदूर किसान पार्टी की हिस्ट्री लिखी, हसनगर की, फिर आगे शौजब ने जनूबी पंजाब में जो किसानों की तहरीक थी मजदूर किसान पार्टी, उसकी हिस्ट्री लिखी। तो कहने से मुराद है कि ये एक एक क्वांटिटेटिव शिफ्ट थी, दोबारा से हमें पता लगना। तो सारा काज़मी ने लिखा और बहुत सा काम हुआ। मुझे ऐसे लगता है जैसे आज दोबारा से चूंकि रिवाइवल है लेफ्ट की भी, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे लेफ्ट की हिस्ट्री जो है वो अब आर्काइवल मटेरियल से आगे। अच्छा, फिर हमने जब लेफ्ट की हिस्ट्री लिखी तो अब उसके अंदर जो आइडियोलॉजिकल डिवीजन्स थी, तो बाद में वो हिस्ट्री लिखी गई, लेकिन उन आइडियोलॉजिकल डिवीजन्स को बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो दोबारा हॉन्ट करती हैं। ये पोजीशन क्यों हमने ली थी, वो पोजीशन क्यों हमने ली थी। तो मैं समझता हूँ उस सारे में अब एज अ स्टूडेंट मैं इस सारी हिस्टोरियोग्राफी के एक तालिब इल्म के तौर पर मैं समझता हूँ कि जब मैं इनकी किताब की तरफ गया तो बहुत से, अच्छा ये सारी जब हिस्टोरियोग्राफी हम कर रहे हैं तो बहुत से सवाल लेके आ रही है, ठीक है। 19 इसकी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ। तो वो जो बड़े मूट पॉइंट्स हैं, कंटेस्टिंग पोजीशंस हैं जो कि लेफ्ट के डिफरेंट ग्रुप्स ने ली, जब हम लिखते हैं तो उन्होंने क्यों ली, तो वो मैं समझता हूँ इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं समझता हूँ कि ये ग्रां कदर इजाफा है हमारे एक ऐसे दानिश्वर ने, एक ऐसे कारकुन ने और सहाफ़ी ने लिखी है कि जो इन तहरीकों का हिस्सा भी रहा था और जिसने बड़ी करीब से देखी। एक और अहम बात सिर्फ मैं इजाफा करूँगा, ख़ास इस किताब को मैं प्लेस जहाँ पर करना चाह रहा हूँ पढ़ने के बाद, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं देख रहा हूं कि जो बाकी लेफ्ट लीडर्स ने किताबें लिखी हैं, खामोश साहब की किताब भी आई है, जदोजहद आसान ना थी अफजल खामोश साहब की, वो भी बहुत ज्यादा रिवील करती है चीजों को, लेकिन जो भी है वो अपनी स्ट्रगल के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। ये हुआ, फिर जो पोजीशंस ली थी उसकी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस किताब का एक कमाल ये है कि अच्छा वो लेफ्ट लीडर्स भी जितने भी मैंने जिक्र किया वो अपने अपने उसमें डोमेन में लिख रहे थे। नकी साहब को जब मैं ऑटोबायोग्राफी ये पढ़ रहा था तो एक चीज इंटरेस्टिंग है कि एक तो ये जर्नलिस्ट हैं, तो ये एक तो सब लोगों से मिल भी रहे हैं, दूसरा इनकी जो अप्रोच है उन सोर्सेज की तरफ भी जाती है जो एक जर्नलिस्ट को ही सिर्फ अवेलेबल हो सकता है। एक लेफ्ट लीडर शायद अपनी छोटी सी पार्टी या अपनी बड़ी पार्टी में काम करा, तो वो देखते हुए फिर मुझे बड़ा इंजॉय मैंने किया कि एक सहाफ़ी होने के नाते बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो इनकी किताब में मुझे मिली कि उस वक्त क्या पोजीशंस ली जा रही थी, ठीक है, वो किताबों में शामिल। दूसरा एक है कि बहुत तल्ख नहीं होते, बहुत सादा अंदाज से ये उन मूट पॉइंट्स को या कंटेस्टेड पॉइंट्स को अपनी हिस्ट्री में आराम से बयान करके आगे निकल जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो आपने मूट पॉइंट्स का जिक्र किया, पॉलिटिक्स में ये किताब मूट पॉइंट्स को कैसे हल करती है, मिसालें भी दीजिएगा। हाँ, मतलब मैं समझ रहा हूँ जो मुझे मेन चीज़ का इन्होंने जवाब दिया वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो मैं हिस्टोरियोग्राफी मैंने बताया शुरू से आई, तो पहली कामरान असगर की या बाकी लोगों की किताब है, तो बड़ी हद तक ये किताब जो थी वो जिसे कहना चाहिए हम कम्युनिस्ट पार्टी और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की जो ट्रेडिशन थी पॉलिटिकल, उसमें से मुझे नजर आती है। बहुत से उसमें बातें हो सकती हैं, और कामरान असगर ने बहुत ध्यानदारी से लिखा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो पाकिस्तान को एक अननेचुरल स्टेट समझती थी। 1920 से ही ये बिल्कुल स्टैंडर्ड पोजीशन थी कि मुस्लिम लीग डिवाइड करी और कांग्रेस जो यूनाइट करने की कोशिश, फिर और इंडिया को एक नेशन समझती। फिर आगे जाके अधिकारी रिपोर्ट
में जाके पहली दफ़ा कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो तस्लीम करती है कि नहीं, इंडिया जो है मुख्तलिफ नेशनैलिटीज से मिलकर बना है, ठीक है। वहाँ से आगे आके फिर जाके जो है दोबारा कैबिनेट मिशन के अराउंड जो है वो ये अपनी पोजीशन फिर दोबारा बदल लेते हैं और पाकिस्तान को जो रणवीर जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन पाकिस्तान 1948 में, अब ये एक पोजीशन है जो हमें थी कि, और उसमें फिर ये पोजीशन के पाकिस्तान शायद किसी कंस्पिरेसी के जरिए बन गया वगैरह वगैरह, और बहुत हद तक ये हिस्टोरियोग्राफी, मैं कोई एक्विजिशन नहीं दे रहा, इसमें बहुत सारी लगता है ऐसे है जैसे इंडियन नेशनलिज्म जो कांग्रेस का है, और चूंकि कांग्रेस के साथ CPI उसकी अलाई पार्टी, तो ऐसे लगता है जैसे हिस्टोरियोग्राफी भी इस तरीके से शिफ्ट होती है और इन्फ्लुएंस था। अच्छा, इनकी किताब को पढ़ते हुए मैं इन सवालों को देख रहा था, अच्छा क्या था, हमारी पोजीशंस क्या थी, वाकई पाकिस्तान गलत बना या ये जो, अच्छा इंटरेस्टिंग है कि नकी साहब शुरू से ही बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो 1943 में अधिकारी रिपोर्ट के राउंड में जब इनकी पोजीशन को देख रहा हूं तो बड़े आराम से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उस वक्त तैयारी के बगैर सिविल डिसोबीडियंस शुरू की थी। आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब सोवियत यूनियन की तरफ से हमें आया कि कम्युनिस्ट पार्टी ने साथ देना है सोवियत यूनियन का, तो उस वक्त कांग्रेस ने नहीं दिया था, और बिल्कुल वो पीरियड नकी साहब चूंकि देख भी रहे थे एक्टिवली, तो ये बड़े आराम से इन्होंने जब सारी बर्डन जो है तकसीम का बड़ी हद तक हमारी हिस्टोरियोग्राफी में आता है मुस्लिम लीग में, इनकी किताब को पढ़ते हुए आपको पता चलता है नहीं कांग्रेस क्या गलतियां कर रही थी, स्पेशली इस इंपॉर्टेंट 3 पीरियड में, और स्पेशली इनकी हिस्टोरियोग्राफी से आपको 1937 की जो कांग्रेस की हुकूमतें थी, कांग्रेस की जो आया था, और उसके बाद से लेके 46 तक, और बड़े आराम से इंतहाई इंसाफ के साथ ये बताते हैं कि मेनली कांग्रेस क्या गलतियां कर रही थी जिसकी वजह से जो सूरत हाल है वो सिंबल ला सकी, और अल्टीमेटली पार्टीशन, फिर कैबिनेट मिशन पर भी ये बड़ी तफसील से। तो एक छोटा सा मूड पॉइंट मैं कहूँगा कि हिस्ट्री का जो मेरे ज़हन में है। फिर आगे आते हैं नैब पे, बहुत आराम से ये सारी नैब के हवाले से बात करते करते कि इन्होंने जो एक फैसला दे दिया 2 लाइनों में, इन्होंने कहा नैब में बहरहाल हमें नुकसान हुआ, हम अपना काम नहीं कर सके, और नैब के वडेरे और फ्यूडल्स जो थे और उसमें हमने, तो ये नैब एक बड़ा इंपॉर्टेंट है वो हिस्ट्री का जंक्चर कि हम वहाँ क्या कर रहे थे, हमारी रैंक एंड फाइल कहाँ थी। फिर इस तरह की, और फिर बांग्लादेश की हिस्ट्री पे इनसे जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेस्टिंग पॉइंट है कि बांग्लादेश की हिस्ट्री क्या है, तो भाषानी साहब का जिक्र करते हैं, और मेरे लिए भी एक सरप्राइज था और बड़ा खुशगवार, मैं इनके बारे में वैसे तो बहुत जानता था, लेकिन कभी जिन्हें कहने चाहिए कि मैंने देखना नहीं चाहा या मुझे ऐसा कोई मौका नहीं आया कि इनकी पॉलिटिकल जो एफिलिएशंस थी पाकिस्तान के किस लेफ्ट ग्रुप के साथ थी, तो वो तो फैलाबाद साहब के साथ, और फिर आगे 67 तक तो मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। और 67 बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्चर है जब तो फैलाबाद के साथ मेजर इसाक भी हैं और एरिक सुप्रियन भी है, अभी नैब टूट रही है, फिर नैब टूटती है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल भी मैं दे सकता हूँ जो जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की इस रूट पॉइंट्स को हिस्ट्री के देखने में, कि साइनो सोवियत स्प्लिट, उस पर इनका बहुत बैलेंस्ड मौक़िफ़ है। अच्छा, बड़े आराम से ये आगे जाके कहते हैं मेराज मोहम्मद खान या अमीर हैदर काज़मी, जो एक वो माओ नवाज था और दूसरा चीन नवाज था, लेकिन अल्टीमेटली दोनों ही टिकट लेते थे, दोनों ही इलेक्शन भी लड़ते थे, तो बेसिकली ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आके तो इस डिवीजन ने, लेकिन बहरहाल तो इस तरीके से मैं समझता हूँ, ऐसे मैं उनको पढ़ता जा रहा हूँ, और वो जो मूड पॉइंट्स हैं हिस्ट्री के, कंटेस्टेड पॉइंट्स हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा अभी इंपीरिकल एविडेंस की जरूरत है। तो मैं दोबारा कह रहा हूं कि हमें अब आर्काइव से उठ के हमें बहुत हद तक उस वक्त की डिबेट्स और उस वक्त की डिवीजन्स के अंदर जाके अपनी लेफ्ट की हिस्ट्री को देखने की जरूरत है। तो नकी साहब की किताब मुझे इस हवाले से भी हेल्प कर रही है। अच्छा, बाएं बाजू की जो सियासत है वो अक्सर प्रैक्टिस और थ्योरी के मसाइल में चली रहती है, हमें भी बहुत तनकीद का सामना करना पड़ता है थ्योरी और प्रैक्टिस के हवाले से। तो इलेक्शंस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो आप जो आपके बाएं बाजू के कारकुन हैं उनको ये किताब किस लिहाज से ज्यादा रिकमेंड करते हैं? मेरा ख्याल है कि इंतहाई, चूंकि नकी साहब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इन्फॉर्म्ड भी हैं, कनेक्टेड भी हैं, और आप इनकी किताब को पढ़ते हुए आपको लगता है कि शायद, चूंकि ये होता भी है, सहाफ़ी का रोल होता है कि उससे सभी जाके मिल रहे होते हैं, वो भी सबसे मिल रहा होता है उसने रिपोर्ट, तो एज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इनका ज्यादा रोल जो है वो जर्नलिज्म में भी है। तो जो है, तो उस वक्त की मैं समझता हूँ जो मुझे मेन एक अहम मूड पॉइंट अगेन थ्योरी एंड प्रैक्टिस का लेफ्ट की, वो था हमें 1970 का इलेक्शन लड़ना चाहिए था या नहीं लड़ना चाहिए था, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वहाँ पर्ची या पर्ची,
तो बेसिकली ये बड़े तफसील से बताते हैं कि उस वक्त भुट्टो क्या चाह रहा था, किस तरीके से नकी साहब ने कन्विंस करने की कोशिश की मिंटो साहब को भी, तुफैल और बाकी सब लोगों के साथ जो इनकी डिस्कशन थी। तो इनका ख्याल था कि हमें उस वक्त जो है पीपल्स पार्टी से अगर हम टिकटें ले लेते, ठीक है, तो शायद हमारी अक्सरियत होती। फिर साथ साथ ये अच्छा एक अहम खूबी इनकी किताब की ये है, राय रखते हुए भी एक तो ये है कि उसे बड़े जोर और तल्ख तरीके से नहीं पेश करते कि गलत होगी, बड़ी दानदारी से रख देते हैं। अच्छा फिर एक ही चीज के दोनों साइडें भी दिखा देते हैं, नैब की अहमियत को भी दिखा रहे हैं और साथ कह रहे हैं यार हमें कोई इसमें फायदा नहीं हो सका। इसी तरीके से ये बड़ी उस वक्त अपनी ओपिनियन बताते हैं कि हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था और आज शायद ये ना होता। लेकिन साथ ही ये फिर कहते हैं कि बहुत ज्यादा भुट्टो को सपोर्ट करने से भी हमें नुकसान हुआ। उसकी तफसील भी आपको मिलती है कि कैसे हुआ भुट्टो का आगे जाके रवैया उस इलेक्शन के बाद, और वो सारी बातें भी नकी साहब की किताब में मिलती हैं। तो इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट है जो आज की हमारी प्रैक्टिस और थ्योरी का क्वेश्चन, इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, तो नकी साहब की किताब पढ़ें, लगेगा आपको, वहां पता चलेगा उस वक्त डिबेट्स क्या थी। उनको ये एक ऐसा विजनरी आदमी कैसे आपको बता रहा है कि उस वक्त क्या हो रहा था, दुरुस्त गलत अपनी जगह आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। एक और अहम बात है, जैसे आज भी बाज लोग कह रहे हैं हमने नैब को दोबारा रिवाइव करना है, तो भाषानी साहब अपना इनकी अपना नकी साहब की किताब पढ़ लें, पता चल जाता है कि उस वक्त नैब बेसिकली उसकी टोटल वैल्यूएशन क्या है। तो इस तरह मैं ज़ाती तौर पर कहूँगा कि ये पॉइंट हमारे थ्योरी एंड प्रैक्टिस के भी हैं, हिस्टोरियोग्राफी के भी हैं, जिससे हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उस हवाले से मैं दोबारा अपने असल पॉइंट की तरफ आता हूं। उस हवाले से नकी साहब जो कि इतने करीब रहे, जिनके इतनी ज्यादा मुशाहिदा था, तजर्बा भी था, जो सब कुछ देख भी रहे थे, तो उनकी तरफ से इस किताब में उन चीजों के जो जवाब आए हैं वो काफी हेल्पफुल हैं, हमें फर्दर अपनी पोजीशन को, थ्योरी और प्रैक्टिस को बेहतर करने में वो हेल्पफुल। अच्छा, नकी साहब की भी लाइक एनएसएफ से खास मोहब्बत है, उल्फत है उनकी। आप भी एनएसएफ की सियासत करते रहे हैं, आपके साथ भी बहुत एनएसएफ के स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, आप भी काम करते हैं उनमें, तो उस हवाले से ये स्टूडेंट्स के लिए आप क्या समझते हैं कि ये किताब कितनी मालूमाती है? अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नकी साहब का अच्छा पहला तारुफ मुझे बार बार जो एनएसएफ के हवाले से होता था, वो अक्सर करामत जिक्र करते थे। तो जब इन्होंने लिखा भी हुआ है अपने उसमें कि हमें जब मुल्क बदल कर दिया गया था तो हम होते हुए मुल्तान आए, तो मुल्तान में इनका कैंप लगा हुआ था, तो करामत इन्हें वहां मिलता है और इनसे तो वो अक्सर नकी साहब का एनएसएफ के हवाले से जिक्र, फिर इनकी किताब से भी पता लगता है। अच्छा, 3-4 बड़े अहम पॉइंट इनकी किताब में एनएसएफ की जो हम प्रैक्टिस का आज मसला हमारे है। नंबर 1, पार्टी और एनएसएफ का क्या ताल्लुक होना चाहिए। अब ये देखें ना, मैं एक तालिब इल्म के तौर पर और एक्टिविस्ट के तौर पर अब ये देख रहा हूँ, तो बड़े तफसील से ये बताते हैं कि पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए, उसकी अपने के डेमोक्रेटिक डिसीजंस होने चाहिए, ये बड़ी तफसील से बताते हैं। अच्छा, एक बहुत अहम हम भी कि बड़ी एज तक, जैसे मैं अब भी एनएसएफ करता रहता हूँ, रशीद हसन खान आखिरी उम्र तक, अब मिराज मोहम्मद खान, तो नकी साहब बड़े आराम से बताते हैं, मैंने उन्हें कहा करता था कि अब आप एक एज के बाद आप सियासत ना करें, आप अगला, तो बड़े आराम से बता देते हैं। जो सबसे बड़ी इन्होंने मेरी हेल्प की इनकी किताब ने, वो मैं बिल्कुल समझता था और इन्होंने एग्जाम्पल दी और उसका रिबटल भी दे दिया साथ ही, वो ये था कि क्या रशीद हसन खान भी यही समझते थे, ठीक है, जिस तरह मेरी अंडरस्टैंडिंग है और थियरी और फैक्ट, उसमें रशीद हसन खान साहब ये समझते थे कि एनएसएफ में से पार्टी निकालेंगे, ठीक है ना, दैट द वे आई लुक्ड एट। उसके बाद के लोगों से भी हमारा जो इंटरेक्शन है उसमें यही, इसमें से पार्टी निकलेगी। उसके बाद हमारी एनएसएफ में भी बार बार ये वहम आ जाता है नौजवानों में कि वो जब थोड़ा सा उनकी जिसे ग्रैंस सी बनती है ना, तो वो लीडरशिप तो समझते हैं वो असल है, ये जो पुराने सीजन किस्म के कॉमरेड्स हैं जो तक कर रहे हैं ये नहीं, तो क्या पार्टी बन सकती है? तो ये बड़ा अच्छा एक पूरा पैराग्राफ है, ये बताते हैं कि नहीं, यूथ क्या पार्टी बना सकती है, या यूथ पॉलिटिक्स से, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आप पार्टी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स देते हैं, कहते बन सकती है। फिर एग्जाम्पल्स देते हैं, एमकेएम की एग्जाम्पल देते हैं, 1-2 और एग्जाम्पल्स देते हैं जहां से यूथ से या स्टूडेंट पॉलिटिक्स से पार्टी बनी थी। लेकिन बड़े आराम से आखिरी लाइन में उसका मसला भी हल कर देते हैं, कहते लेकिन वो मिडिल क्लास मेंटालिटी और उसकी जो एडवेंचरिज्म है वो उस हद तक ही रह जाती है। तो दूसरे अल्फाज में पार्टी एक और चीज़ है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स और चीज़ है। तो एनएसएफ के इस तरह के और आज के भी मसाइल जो थे, जब मैं इनकी किताब पढ़ रहा था, ज़ाहिर है हम जब किताब पढ़ते हैं हम उन सवालों के जवाब तलाश करते हैं, तो इनकी किताब इस हवाले से भी अहम है, एनएसएफ के स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। अच्छा, आप चूंकि वकील भी हैं
तो आपको क्या लगता है कि आयन और कानून के हवाले से इस किताब की कितनी अहमियत है, और आज के बाएं बाजू के कारकुनों को आप ये किस तरह और क्यों रिकमेंड करेंगे? अच्छा, एक नकी साहब, एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपकी किताब में मुझे मिली। अब मेरी आपको पता होगा कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल हिस्ट्री पे मेरी किताब है, जहां मैंने क्लास के एंगल से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देखा, और जुडिशियल हिस्ट्री है बेसिकली वो। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि स्टार्ट यहाँ से होता है कि हम ज़्यादातर जो हम भी आया, मुझे आज तक कोई किताब नहीं मिली थी लॉ की जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से, मुझे कोई मजमून ही नहीं मिला। हालांकि बड़े बड़े मार्क्सी वकील रहे हैं, आप बदासन मिंटो जैसे, और आप नाम लेना शुरू करें, लेकिन कभी कोई आर्टिकल नहीं मिला था। अच्छा, तो यही था कि पाकिस्तान की सारी जो जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो इसी में फंसी हुई थी, लिबरलिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी, और डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म वर्सेस इस्लाम, बस इसी डायकॉटमी में। तो खैर, मैंने जब कर रहा था तो मैंने दिखाया अपनी एम्पिरिकली तो कि नहीं, डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप में और डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी में सेम क्लासेस रूल करती हैं और सेम क्लासेस एक्सक्लूड होती हैं। और अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को और लीगल सिस्टम को उसकी पर्टिकुलरिटी में देखें और डीकंस्ट्रक्ट करें, तो हमें लिबरलिज्म और इस्लाम दोनों इस एक्सक्लूजन और मार्जिनलाइजेशन को बनाते नजर आते हैं। तो उससे ट्रांसेंड करके थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है। तो मैं उस पॉइंट की तरफ आता हूं कि जो मुझे, अच्छा, मैंने फिर भी डिटेल से जस्टिस कार्नीलियस को मैंने साबित किया एम्पिरिकली, थ्योरेटिकली, जाके कार्नीलियस की हर एक डिबेट पढ़ी, क्योंकि उसे बड़ा अप्रिशिएट करते थे। ये फंडामेंटल राइट्स का मुहाफिज था, और मुनीर जो था तमीजुद्दीन खान में वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा था। मैंने जाके पढ़ा तो वो बहरहाल मैं थ्योरेटिकली तो क्लियर हो गया कि नहीं, कार्नीलियस तो यूब का ज्यादा वफादार था बीडी सिस्टम को भी। वो कहता है ये चर्चल पैदा करेगा, फिर वो इस्लामी निजाम भी नाफिज करता है, हाथ काटने की भी बात करता है, शायद उसकी अपनी कोई बहरहाल बहुत ज्यादा, और दूसरा स्टेट के बड़ा करीब था, और फिर वो बना। तो ये मैंने वाकया कहीं नहीं पढ़ा था जो हुसैन नकी साहब की किताब में मुझे मिलता है कि याहिया खान एक इस्लामिक आइन तैयार करवा रहा था, और उस इस्लामिक आइन को बनाने वाला कार्नीलियस था। ये मैं बड़ा मेरे लिए दैट वाज अ जॉयफुल। और बैठे हैं फैसल सिद्दीकी भी, तो कहते हैं कि वो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन कार्नीलियस बना रहा था, और कार्नीलियस से फिर मैंने बात भी की, आप ये क्या कर रहे हैं, तो वो शर्मिंदा थोड़े से हो जाते थे। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस्लामिक आइन का याहिया बना रहा है, कार्नीलियस उसको आर्किटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वैसे भी। और फिर वो याहिया, आपको पता ही होगा कि जो कार्नीलियस के आगे शागिर्द हैं वो नसीम हसन शाह, और फिर आगे हामिद खान, वो चलता है सिलसिला, ठीक है। वो आज भी तकसीम में, जिसे हम कहते हैं, मौजूद है कि तो खैर, तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि ऐसा भी एपिसोड था। तो उससे अच्छा एक और जो मैं समझता हूँ इस्लामाइजेशन के हवाले से, इनकी किताब ओवरऑल मैं उस पहलू की तरफ भी कि शुरू से जब मैं देखना शुरू, तो ये जगह जगह आपको फिरका वारियत, हमें लगता है जैसे पाकिस्तान बना था तो सुई थी और ज़िया हुआ था तो थ्रू आउट ये दिखाते हैं कि इस्लामाइजेशन की कोशिश या सेक्ट, फिरका वारियत और सेक्ट के हवाले से जो तकसीम है वो हिस्ट्री में किस तरीके से चलती है, वो हमेशा मौजूद रही है, वगैरह वगैरह। तो ये मैं समझता हूँ एक था। बाकी एक अहम पहलू जो है आइन और कानून के हवाले से वो ह्यूमन राइट्स का है, तो मैं ये छोड़ता हूँ अपना हारिस साहब जब करेंगे तो आप इनकी जो कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन राइट्स के हवाले से HRCP के पार्ट के तौर पर, उस पर आप बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हारिस, आप तशरीफ लाए। अब आपसे मैं थोड़ा सा ये सवाल भी करूंगी कि एक लंबी कहानी है जर्नलिज्म के उतार चढ़ाव की, जो हमें इस किताब में भी नजर आती है। अखबारात बनते हैं, बिखरते हैं, तो आपको नकी साहब का इसमें क्या नुमाया किरदार नजर आता है, जो कि आपको लगता हो कि इनका एक यूनिक पर्सपेक्टिव भी है अखबारात को बिखेरने में या बनाने में? अच्छा, देखिए, मैं तो पहले तो मैं ये चाहूंगा कि किताब की, अगर आप इजाजत दें, तो किताब के कुछ जो महासिन हैं, जो उसकी खूबियां हैं बहैसियत कारी के, क्योंकि अजीम ने तो एक पूरा उससे जो अखज़ किया जा सकता है, एक स्कॉलर क्या निकाल सकता है उसमें से। एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस मुल्क में तारीख पढ़ाई ना जाती हो, और अगर पढ़ाई जाती हो तो मस्शुदा तारीख पढ़ाई जाती हो, तो वहाँ इस किस्म की जो खुदनविश्त सवाने हयात होती है या याददाश्तें होती हैं, उनकी अहमियत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव व्यू मौजूद नहीं होता। मतलब यहाँ तो खैर आप देखें ना, इस यूनिवर्सिटी में कासमी साहब बैठे हुए हैं यहाँ, 2021 में बांग्लादेश की
बनने के 50 साल पे कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी, और पूरे पाकिस्तान की किसी जामिया में, किसी कॉलेज में नहीं होने दी। तो वहाँ अगर आप नक्की साहब नहीं लिखेंगे कि 70 में, 69 में, 70 में, 71 में क्या हो रहा था, तो वो कैसे पता चलेगा। दूसरा, एक जो बयानिया है वो निहायत सादा है और एक्सेसिबल है, यानी आप उसको पढ़ सकते हैं। एक अजीम की बातें सुन के जो नौजवान है उन्हें ये शायद ये लगे कि ये बहुत ही दकीक किताब है, और बिल्कुल ऐसा नहीं है। यानी आप ये बिल्कुल पानी की तरह किताब चलती है, और बल्कि ये लगता है कि आप कैसे किसी फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, कि तस्वीर आपके सामने चलती जाती है कि लखनऊ में शिया कॉलेज में क्या हो रहा है, उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, उसके बाद इस्लामिया कॉलेज लाहौर में क्या हो रहा है, उसके बाद भुट्टो साहब से जो एक सिलसिला है वो क्या है, और मिराज क्या कह रहे हैं, और सजाद जहीर से लेके और मिराज मोहम्मद खान तक और जिन तक आपने चूंकि साफत की बात की, तो वो एक तरह के शख्सी खाके भी इस किताब में मौजूद हैं जो इसे बहुत दिलचस्प बनाते हैं। और दूसरा, इनका जो अदसा है जिससे ये देखते हैं वो बड़ा आम है। वो अदसा, जैसे अजीम ने कहा कि वो अवाम के अदसे से देखना, और एक और बात जिसकी तरफ मैं निशानदेही करूं, वो सलासत और रवानी की तो हमने बात की ना कि बहुत आसान। एक चीज़ है कि ये सिर्फ बाएं बाजू के कारकुनों के पढ़ने की किताब नहीं है, इसको महदूद कर देना कि बाएं बाजू से जो लोग वाबस्ता हैं वो इसमें से क्या हासिल कर सकते हैं और वो अपनी जद्दोजहद को मजीद महमेज कैसे दे सकते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख को जो लोग समझना चाहते हैं उनका ताल्लुक किसी भी बाजू से हो, यानी कोई भी उनका ख्याल हो, नजरिया हो, कोई जरूरी नहीं है आप इत्तेफाक करें, जो इनके जो ये अक्स करते हैं उससे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो जो डिस्क्रिप्शन है वो इतनी ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट डिस्क्रिप्शन है कि ये क्या हालात थे और क्या उनमें हुआ और किस फर्द का क्या किरदार है और किस तहरीक का क्या किरदार है, वो इन्होंने कुछ बातें कर दी हैं पहले। और नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन, और नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन से पहले डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, उसका बैन होना। नकी साहब ने जहां नैब का तज्जिया किया है वहां एक और बात मैं समझता हूं इंपॉर्टेंट करना, वो ये कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए, हमें सेल्फ क्रिटिसिज्म करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि लोग, कम्युनिस्ट पार्टी पे पाबंदी लग गई थी पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन पे पाबंदी लग गई थी, तो उसके बाद जो स्पेसेस, यानी ह्यूमन राइट्स का काम भी तो एक बहुत ही, जो जब शुरू हुआ था अब तो उसकी शक्लें बदलती रही हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर पे तो एक लिबरल काम है ना, यानी ईमानदारी की जो बात है, लेकिन कौन सी स्पेस किसको कहाँ मिल रही है, तो वो समझना भी जरूरी है जब हम क्रिटिसाइज करते हैं पुराने बाएं बाजू के से ताल्लुक रखने वाले लोगों को, कि अगर उनके पास, अगर कम्युनिस्ट पार्टी पे पाबंदी है या किसी भी बाएं बाजू की प्योर रेवोल्यूशनरी जमात पे पाबंदी है, तो वो क्या करेंगे अगर वो नैप में नहीं जाएंगे, अगर वो लेनिनिस्ट हैं और यानी प्रो मॉस्को हैं, और वो पीपल्स पार्टी में नहीं जाएंगे अगर वो माओइस्ट हैं। नक्की साहब तो इनसे मावरा रहे हैं कि ये जो सारी इस किस्म की जो यानी मार्क्सिस्टों की फिरका वाराना तकसीम रही है, ट्रॉट्स्कीइट्स और लेनिनिस्ट और माओइस्ट, वो इनसे मावरा रहे हैं, और वो जरूरी भी था क्योंकि ये सब बोरोड कैटेगरीज ऑफ एनालिसिस हैं। हमारी अपनी यहाँ की मूवमेंट से तो इनका ताल्लुक उस तरह नहीं है, मैं डोंट गेट मी रॉन्ग, मतलब एक यूनिवर्सल लेवल पे है जब हम जुड़ते हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल इंडिजिनस ऑर्गेनिक पब्लिक इंटेलेक्चुअल की आबिती है, जिसने एजिटेट किया है सारी जिंदगी, जिसने रेजिस्ट किया है, और उसके बावजूद जैसे अजीम ने कहा कि उसना जुरत इनकार का भी जिक्र जरूरी है। जुरत इनकार जो इनका इंटरव्यू है डॉक्टर जाफर अहमद को, जो अभी आया है इसी साल के अवाइल में या पिछले बरस, तो दोनों किताबों को मैंने मिला के पढ़ा है, तो उसमें आपको अंदाजा होता है कि किस तरह यानी ये जो छोटी छोटी तकसीमें हुई, मतलब डिविजन्स थे, उनको समझना कितना जरूरी है, मगर उनसे ट्रांसेंड करना कितना जरूरी है अगर कोई मकामी हकूक की बाएं बाजू की तहरीक चलानी है। तो ये आपको इस किताब से पता चलता है। फिर एक और मेरे लिए दो बातें और दिलचस्प हैं। देखिए, एक चीज जो दिलचस्प है इसमें दिलचस्प ये है कि आपको ये पता चलता है कि कितना प्रोपेगेंडा है कि यहाँ कोई बाएं बाजू की तंजीमें कभी पनपती नहीं थी। और आप पता है कि ये तो खैर गालिबन इस किताब में ये शायद है या नहीं है, मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये बात तो शायद नहीं है, मगर ये पता चलता है आपको कि इससे तासुर जो उभरता है वो ये कि जब अदीब, सियासी कारकुन और मेहनतकश
और जो लोग पेशेवराना तौर पर सहाफ़ी, जब ये जुड़ के कोई तहरीक चलाते हैं तो उसके नताइज कितने मुस्बत निकल सकते हैं, इसी में है। तो जब ये अब आपको वो जो साइलोज में जो मूवमेंट्स है ना, आइडेंटिटी के मूवमेंट्स अलग हैं, क्लास के मूवमेंट्स अलग हैं, हमारे बहुत थोड़े से दोस्त हैं, खवातीन भी और हजरात भी, जो इन बातों को समझते हैं, मगर वो अलग-अलग मूवमेंट्स हैं। क्लास के पॉलिटिक्स अलग है, आइडेंटिटी की अलग है। कुछ हमारे दोस्त से जोड़ने की कोशिश करते हैं। नकी साहब ने पहले दिन से उन सबको जोड़े रखा है। और ये एक और चीज के जब यानी वो एक वो पैदा हो गया है ना कि अब मेहनत कश का कोई ताल्लुक, अब किसी सियासी जलसे में कोई शायर जाके नज्म नहीं पढ़ता भी है तो खुद ही बिलावल पढ़ देता है हसन मुश्तबा की नज्म। हसन मुश्तबा नहीं पढ़ता आके लेकिन जालिब साहब तो जाते थे, और इसी तरह और शायर भी थे, जालिब साहब चूंकि सामने का नाम है। इसी तरह मेहनत कश का ताल्लुक है, ट्रेड यूनियन का मूवमेंट है। ट्रेड यूनियन के बारे में इस किताब में बहुत इंपॉर्टेंट मुंदरजात हैं कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट पाकिस्तान में कैसे पनपा है और कैसे उसे ब्रेक किया गया है। और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का बहुत स्पेशली, और बरना साहब के बारे में भी उन्होंने लिखा है, लेकिन अदरवाइज भी जो साफियों की तहरीकें चलती रही। देखिए, कोई तहरीक आइसोलेशन में कामयाब नहीं हो सकती, आइसोलेशन में चल सकती है, आप चला सकते हैं। इस महज साफियों की तहरीक है, महज वकला की तहरीक है, महज एक अकलियतों के हकूक की तहरीक है, महज खवातीन के हकूक की तहरीक है। लेकिन वो कामयाब तभी होती हैं जब वो लार्जर अलायंसेज और नेटवर्क्स बनते हैं और वो मूवमेंट्स एक साथ चलते हैं। वो आपको इस किताब से पता चलता है। एक और बात जो बहुत दिलचस्प है वो ये कि वो मेरे लिए भी चूंकि बहुत दिलचस्पी का बायस था कि इन्होंने जो शख्सी खाकों का मैं जिक्र कर चुका हूँ, शहरों का माहौल भी इन्होंने जो है ना, ये 3 शहर खास तौर पर नुमाया हैं, लाहौर है, लखनऊ है और कराची है। और ये बड़े इंटरेस्टिंग है कि वो उनमें यानी उनकी जो बूदोबाश है, रहन सहन सहन जिसको हम कहते हैं, जो जिस तरह से लोग रहते हैं, जिस तरह से वो एक्ट करते हैं, जो उनके बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ दूर होती हैं और पता चलता है कि नहीं, किस तरह इंडिजिनस रेजिस्टेंस, चाहे वो पोस्ट यानी नौआबादियाती दौर में हो, कॉलोनियल दौर में हो या उनके जाने के बाद रही है, तो वो आपको इसमें इशारतन भी और कहीं कहीं वाज़ेह तौर पर भी वो सारी चीज़ें आपको इस किताब में नजर आती हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि जिन लोगों को भी तारीख में दिलचस्पी है, इसमें किसी किस्म का कोई तासुब नहीं बढ़ता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको मालूम हो कि आपके अपने सियासी नजरियात और ख्यालात क्या हैं, मगर आपके इल्म में ये भी हो कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें हर तरह के लोग हैं और उनके मुख्तलिफ तजुर्बात हैं, उनके मुख्तलिफ नज़रियात हैं, उनकी मुख्तलिफ मुशाहिदात हैं, उनके पस मंज़र बहुत मुख्तलिफ हैं। तो ये जो सेंसिटिविटी है ना, हसासियत जो है कि ये एक मतलब सिर्फ गेंदे का या सिर्फ गुलाब का बाग नहीं है, इसमें हर तरह का फूल है और हर तरह के कांटे हैं, वो आपको इस किताब से पढ़ के पता चलता है। तो मैं तो बिल्कुल इसको समझता हूँ कि इसका तर्जुमा भी होना चाहिए और उतनी सादा अंग्रेजी में होना चाहिए जितनी सादगी से। और यहाँ सादा से मतलब ये नहीं है कि बाज लोग जो है ना, नैरेटिव बहुत कॉम्प्लेक्स है, नैरेटिव कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है टू दैट नैरेटिव वो एक सादा जबान में है। ये मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट की निशानी होती है। सहाफत की एक छोटी सी बात और मैं करूँ कि सहाफत का जो इनका जो एक्सपीरियंस है ना सहाफत का, मेरा ख्याल है इनको कुछ लिखना चाहिए जो मौजूदा सहाफत है उस पर भी। वो मैं आपसे पूछूंगी कि आपने जो सारी बात रखी है, तो आज के मकतबा फिक्र में आप नकी साहब को कहाँ पाते हैं? नकी साहब डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं। अब इसमें बहुत से दोस्त पुराने जो बैठे हुए हैं वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन नकी साहब जो हैं वो नकी साहब को जहाँ जो आप किताब इनकी पढ़ें और इनका इंटरव्यू भी पढ़ें और इनकी सारी जद्दोजहद को भी देखें, ये कोई एक जमाती निज़ाम में यकीन नहीं रखते, लेकिन एक बात यह है कि ये मुसलसल इनकलाब में ज़रूर यकीन रखते हैं। लेकिन क्योंकि सारी इनकी जो जद्दोजहद है वो कोई ये नहीं है, कोई फ्लो चार्ट नहीं था जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे ना, हमारे जो बुजुर्ग थे जिन्होंने, खैर हम तो लॉकअप भी रहे हैं, इन्होंने तो जेलें काटी हैं कि भाई वो एक कौमी जमहूरी इनकलाब आएगा। कुछ नौजवानों के लिए शायद ये टर्म्स नहीं हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जानते हैं इस महफिल में, नेशनल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आएगा या अवामी जमहूरी इनकलाब आएगा, पीपल्स डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आएगा, और फिर एक फ्लो चार्ट ऑफ हिस्ट्री बनेगा कि पहले ये होगा तो हमें एक बूर्जुआ समाज में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, मगर जब हम ताकत में आ जाएं तो हमें वही करना चाहिए जो कि हमने मशरकी यूरोप में और सोवियत यूनियन में किया और अब तक चीन में कर रहे हैं। नकी साहब इन चीज़ों से इत्तफाक नहीं करते। हम में से कुछ लोग अभी कर सकते हैं,
वो भी हमारी एक राय हो सकती है, लेकिन नहीं करना। तो एक जमहूरी जद्दोजहद अगर करनी है आपको, तो आपको एक जमहूरी जद्दोजहद एक सोशलिस्ट समाज में भी करनी है और एक महज बूर्जुआ समाज में नहीं करनी। वो आपको नजर आता है, उनकी पूरा मूवमेंट है यानी अपने से मुखालिफ की बात को सुनना और उससे राब्ता रखना, और इनके दोस्तों की जो एक पूरी मुख्तलिफ तरह के जो लोगों से इनके ताल्लुकात रहे हैं वो इनके नज़रियात से हमआहंग लोग नहीं थे। लेकिन ये एक कुशादा दिली और क्या ब्रॉड चर्च वसीउल मशरबी वो आपको उस किताब को पढ़ के नजर आएगी। और मेरा ख्याल है कि इनकी अपनी जो कामयाबियां हैं ज़िंदगी की बहैसियत एक सियासी कारकुन के, एक सहाफ़ी के और एक समाजी कारकुन के या इंसानी हकूक़ के दिफाकार के, उसका सबब भी यही है कि उसमें उस किस्म के तासुबात कारफरमा नहीं है जो हमें नजर आते हैं बाज़ और लोगों में, सब में नहीं लेकिन कुछ और लोगों में आते हैं। अच्छा, आपने 3 शहरों का जिक्र किया जिस पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक सवाल भी रखा हुआ है। खैर मैं पहले आपसे ये पूछूंगी क्योंकि आप भी HRCP से वाबस्ता हैं और नकी साहब की भी एक बड़ी जदोजहदी कहानी HRCP से है, तो आप नकी साहब को कहाँ मुनफरिद पाते हैं? क्या आपको सीखने को मिला मेजर डीन से? देखिए, नकी साहब बुनियादी तौर पर जो है ना वो नो नॉनसेंस टाइप के आदमी है, तो नकी साहब के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। ये मैं बता रहा हूँ, महमूद हसन यहाँ बैठा है, उसको सब पता है। लेकिन वो बड़ा ही, देखिए ना, कुछ लोग होते हैं जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो हर एक उस मेयार पे पूरा नहीं उतर सकता, लेकिन अगर वो लोग ना हो तो वो मेयारात बाकी ना रहें। और उसमें एक शफाफियत एक बुनियादी बात है, उसमें जवाबदेही एक बुनियादी बात है, उसमें किसी का भी खुद को हतमी तौर पर फैसला साज न समझना और एक जमहूरी रवायत को आगे बढ़ाना वो बुनियादी बात है। लेकिन नकी साहब पहले बहैसियत डायरेक्टर, को डायरेक्टर भी वाबस्ता रहे हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन से। इनका जो, देखिए, ये एक बड़ी पनाहगाह है जो नकी साहब ने एक बाएं बाजू के कारकुनों के लिए और कॉमपरस्त कारकुनों के लिए पूरे पाकिस्तान में और मेहनत कश साथियों के लिए एक पनाहगाह क्रिएट करने में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। रहमान साहब ने भी आज हमें मौजूद नहीं है, उनका तस्करा होना चाहिए, और नकी साहब ने और भी लोग रहे हैं। लेकिन उनमें से ये है कि अजीज सिद्दीकी साहब हुए या दीगर और जो बुजुर्ग थे ह्यूमन राइट्स कमीशन में, आसमा और दुराब साहब के अलावा बहुत सारे, वो तो नाम तो बेशुमार है, वो उन्होंने काम सिर्फ इंटेलेक्चुअल किया। नकी साहब ने सिर्फ इंटेलेक्चुअल काम नहीं किया, नकी साहब ने मोबिलाइजेशन और उनके लिए एक स्पेस क्रिएट करना कि कैसे आप जो है। और फिर एक और जो नई बात मैं समझता हूँ कि उसमें खैर मैं भी इनके साथ शामिल हूँ, वो ये कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की डिबेट है ना, उसमें जो पाकिस्तान में क्या सारी दुनिया में ऐसा था, और कोल्ड वॉर के ज़माने में चूंकि वो ईस्ट ब्लॉक जो था उनका बहुत, पुटिंग इट क्रूडली ऑफ कोर्स इट्स मोर नुआंस, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा जोर था इकोनॉमिक और सोशल राइट्स पे, माशी हुकूक पे, समाजी हुकूक पे। और मगरिब का जो जोर था लेड बाय द US बट ऑल्सो यूरोप, वो था शहरी और सियासी हुकूक पे, यानी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जस्टिसेबल थे, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स का और कल्चरल राइट्स को आप इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कर लें तो आप ये देखेंगे, अगर मैं आप मुझे वोट देने से रोकेंगी तो मैं आप पे मुकदमा कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे बच्चे को स्कूल नहीं जाने देती, वैसे 25 अब हो गया है लेकिन उसको कोई इन्वोक नहीं करता, तो कोई वो जस्टिसेबल नहीं है, यानी आपके सोशल और इकोनॉमिक राइट्स जस्टिसेबल नहीं है। तो जो ये तमीम बांधने का मकसद ये था कि आपका जो फोकस रहता है वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स पे रहता है व्हेन यू स्पीक अबाउट ह्यूमन राइट्स, यानी होता है तो आप बात तो करते हैं इंसानी हकूक़ की, लेकिन बेसिकली जो पूरा का पूरा जो ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है या डिक्लेरेशन है और उससे फिर जो सब्सिक्वेंट प्रोटोकॉल्स, कोवेनेंट्स, लॉज, व्हाटएवर, कन्वेंशंस, वो उसमें तो मुआशी और समाजी हुकूक बहुत अहम है। तो नकी साहब ने जो और ये जो काम है ना कि मतलब मजदूरों की, जो मेहनत कशों के हुकूक की वही अहमियत है जो एक वोटर के आपकी, इफ यू गेट व्हाट आई द डिस्टिंक्शन, तो वो के सिटीजन के 5-6 अब उसमें आप माहौलियाती हकूक भी शामिल कर लें, तो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन में नकी साहब उन लोगों में शामिल हैं, उनके सरख्याल हैं जिन्होंने इकोनॉमिक राइट्स को बिल्कुल मरकजी हैसियत दी विद सिविल एंड पॉलिटिकल तकसीम। मिसाल के तौर पे अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है
और मुझे तनख्वाह वक्त पे नहीं मिल रही है तो मैं बात नहीं कर सकता, तो आपस में तो वो जुड़त है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। लेकिन ये भी उतनी अहम है बात कि लोगों को की उजरत जो है वो मुनासिब, यानी क्या डिसेंट वेज हो, कफाफी उजरत हो, लिविंग वेज हो। और तो ये भी कमीशन में ये भी एक इंटेलेक्चुअल शिफ्ट तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन एक्सपेंशन कहूँगा, उसमें एक नकी साहब का किरदार है। अच्छा, अभी आपने आसमा का भी जिक्र किया, आइए रहमान साहब का भी। आइए रहमान, आसमा और नकी साहब एक ही जद्दोजहद के मुख्तलिफ पहलू हैं, इसको आप खास तौर पे किस तरह देखते हैं? इतने मुख्तलिफ भी नहीं है, अंदर से एक ही है। हाँ, ट्रिनिटी आपने बना दी है। तो वो अंदर से देखिए, वो जो पहलू असल में फोकस की बात होती है ना, जो आसमा का एक अपना भी एक और काम भी था, और वो थोड़ा सा कभी कभी खलत मलत होता है, वो काम भी बहुत अच्छा था, लेकिन इट वाज नॉट नेसेसरीली कमीशंस वर्क। लेकिन आसमा जाहिर है, आसमा इज वन ऑफ जस्टिस ज़ुराब पटेल एज द फाउंडिंग चेयर एंड आसमा इज द फाउंडिंग सेक्रेटरी जनरल। तो और जाहिर है कि बहुत एक आसमा ने सबको इकट्ठा किया, गैल्वनाइज किया, और वो तो शी वाज अ बिगर ब्रांड देन इंस्टीट्यूशंस। वैसे तो नकी साहब भी इज ऑल्सो अ बिगर ब्रांड देन इंस्टीट्यूशंस, रहमान साहब भी ऐसे थे। लेकिन रहमान साहब का जो एक ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कोई इंटेलेक्चुअल डिफरेंस यानी नज़रियाती इख्तलाफ तो नहीं है, लेकिन मिजाज मुख्तलिफ है। मिजाज मुख्तलिफ था आसमा का, मिजाज मुख्तलिफ था नकी साहब का, है मुख्तलिफ, रहमान साहब का मुख्तलिफ है। तो वो लोग मुख्तलिफ तरह से देखते हैं चीज़ों को, रिस्पॉन्ड एक ही तरह करते हैं। क्या ये ब्रांडिंग HRCP में तोहफे में मिलती है? नहीं, HRCP में ये ब्रांडिंग तोहफे में मिलती है। जिन लोगों की पहले से ब्रांडिंग है, HRCP की खुशनसीबी है कि वो आप तो ज़्यादा रूहानियत वगैरह को नहीं मानती, लेकिन मैं तो मानता हूँ। तो ये कुछ रूहानी तौर पे हमारी खुदकिस्मती है कि ज़ुराब पटेल और इकबाल हैदर और आसमा जहांगीर और हिना जलानी से लेके और अजीज़ सदीकी और जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम और हुसैन नकी और वगैरह हम, बैरिस्टर काजी जमील, बैरिस्टर विश्वनाथ कोहली, तो ये सब हमें जो है ये खुद मिल गए। मार्शल जफर चौधरी, ये सारे लोगों में मिल गए, तो हमारी खुशकिस्मती है कि ये हो जाता है। और अब भी होना चाहिए, आप लोगों को भी आना चाहिए। ठीक है, चले हारिस खलीक जान छोड़ते हैं तो फिर हम भी आते हैं। खैर नहीं, तो सिर्फ एक सेक्रेटरी जनरल ही होना तो जरूरी नहीं है। तो मैं तैयार हूँ, अगर आप तैयार हैं तो मैं तैयार हूँ। आप रिटायरमेंट लें। खैर, आपको इस किताब में 3 बड़े शहरों का, जैसे आपने जिक्र किया, लखनऊ, कराची और लाहौर का, एक खासा सियासत, सकाफत और अदब के लिहाज से एक वसी रचाव मिलता है। तो आप भी बहुत सफ़र करते हैं, उर्दू वाला सफ़र तो अंग्रेजी में बढ़ गया है। तो आप भी इस्लामाबाद में भी होते हैं, कराची में भी होते हैं, लाहौर भी होते हैं। तो आप उस दौर के, आपने भी ये तजुर्बा किया होगा यकीनन, तो आप उसके अदबी साख्त को कहाँ देखते हैं? अदबी साख्त को कहाँ देखते हैं? शहरों के अदबी साख्त को कहाँ देखते हैं? अच्छा, शहरों का तो देखिए, एक स्टीरियोटाइप्स होते हैं हमारे। असल में हम लोग जब पैदा होते हैं ना, तो हमारे पस मंजर में कुछ इस किस्म की तासुबात होते हैं और जो हमें ट्रांसफर करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे ये बात की थी पहले भी कि किताब क्यों अहम है, वो इसलिए कि इसमें नकी साहब ने निहायत, जैसे अजीम ने कहा ना कि उन्होंने बता दिया कि भाई ये यूं है, ऐसे है, ये मेरी राय है। हमारे यहाँ एक कंटिन्यूस सारे मूवमेंट्स में भी होता है और इंडिविजुअल्स में भी, और ख़ास तौर पर जब हम ये बहुत बिटर हो जाते हैं, जब एक अधेड़ उम्र को पहुँचते हैं या उम्र और बढ़ जाती है, तो वो उसमें होता ही है कि हम अपने तासुबात को ट्रांसफ़र करते हैं अगली नस्ल को, जो इन्होंने नहीं किया है। तो इसी तरह इन तीनों शहरों के जो मकीन हैं, उनके अपने बारे में कुछ मुख्तलिफ स्टीरियोटाइप्स हैं। ये बिल्कुल इंतहाई एक, और उसकी मैं फिर आपको यहाँ भी मिसाल देता हूँ, और बड़ी दिलचस्प बात है। बहुत बड़े जो है इकोनॉमिस्ट से 3 दिन पहले मेरी बहस हुई है कि उन्होंने कहा कि पंजाब में कभी कोई रेजिस्टेंस नहीं रही। इसी तरह लखनऊ के बारे में ख्याल है कि डेकेडेंट शहर है, ड्रीमी है। मैंने उसको कहा है ना कि प्राग में जब अपराइजिंग होती है ना, तो लोग भूल जाते हैं कि चेक प्राग कैसा है। जब 1857 की जंग आज़ादी होती है और लखनऊ के फॉल से पहले जब वो मुहासरा होता है, सर वो कौन सा है, वो जो बिल्डिंग रेजिडेंसी का, और जो अवधी सोल्जर है वो कैसा होता है। इसी तरह जो लाहौर के बारे में, मतलब खैर वो तो नकवी साहब के ये दोनों शहर हैं, लेकिन कि लोगों को नहीं पता है। मतलब अभी इसी इदारे में देखिए आप, तो कोशिश आपका सेंटर बहुत करता है कि राय अहमद खान खरल कौन था, उससे पहले अब्दुल्ला भट्टी कौन था,
बेशुमार लोग और हैं, ये 2 नाम तो बड़े हैं तो मैं आपके सामने ले रहा हूँ। तो नक्की साहब को ये सब नक्की साहब के पस मंजर में है। और वो अदबी साख्त का तो ये है कि बड़े मजे की बात ये है कि एक तो लोग देखें 7000 साल से एक जुड़ी हुई तहजीब है। मुल्क तो बनते बिगड़ते रहते हैं ना, जोग्राफिया तो बदलता रहता है। इसमें ये अस्यूम कर लेना कि ऐसे कि अब 1947 में पाकिस्तान बना है और उससे पहले भारत हमेशा से ऐसे ही था, हिंदुस्तान वो भी 1947 में ही बना है जिस शक्ल में वो है, ये इंपॉर्टेंट है समझना ना। तो तहजीब 75 साल 80 साल क्या है, पूरी एक जॉइंट एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री का कितना कोई बिगाड़ पैदा कर लेंगे। तो आपको पता चलता है कि कनेक्शंस क्या हैं और किस तरह से जदोजहद जुड़ी हुई है, और उन लोगों के बारे में बात नहीं होती असल में। जब वो क्या कहते हैं, कॉन्करर राइट्स द हिस्ट्री ऑफ द वैंक्विश्ड, तो वो इसलिए ये किताब जो है कि लखनऊ में क्या हो रहा था, मतलब नकी साहब ने 14 बरस की उम्र में पहला जुलूस निकाल लिया था। हाँ, तो आप देखिए, तो उसके बाद अब 90 बरस की उम्र में भी जुलूस निकालने को तैयार रहते हैं। और इनकी जो HRCP पे मैं जरा थोड़ा सा मतलब वापस आता हूँ डाइग्रेशन से, कि वो ये कहते रहते हैं कि ये लाहौर में तुम्हारे जो ये लड़के लड़कियां काम करते हैं, ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? इस्लामाबाद में करते हैं, मुल्तान में करते हैं, हैदराबाद में करते हैं, क्वेटा में करते हैं, कराची में करते हैं, ये लाहौरियों को क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा आप निकालें जुलूस, और इनका जुलूस वैसे निकालना भी चाहिए जो मेरे साथ लोग काम करते हैं। तो ये लेकिन ये है कि वो जो एक पूरा मंजरनामा आपने अदबी बात की, तो अदब जुड़ा हुआ है सारा, मतलब मरकज उसके बदलते रहते हैं, मिजाज बदलता रहता है, लेकिन वो सब जुड़ा हुआ है। मतलब लखनऊ का जो स्कूल है शायरी का, उसकी बुनियाद शेख इमाम बख्श नासिर ने डाली थी, जो पहलवान थे लाहौर के, और पता नहीं गुजरावाले के थे कि लाहौर के, वो कासिम को पता हो, लेकिन उन्होंने जाके वो जब लाहौर के थे देखे, उन्होंने जाके ये जो गुलो बुलबुल की लखनऊ की जो खास तरह की शायरी है उसकी दाग बेल डाली थी। अब ये नहीं पता लोगों को कि ये एक ही मुल्क था, ये एक मुल्क तो नहीं था, एक खिता था। फिर अंग्रेजों ने जो जंग लड़ी है वो अपना भुवनेश्वर से लेके और महाराष्ट्र तक, यानी उड़ीसा से महाराष्ट्र तक तो मराठे थे, बहादुर शाह जफर तो सिर्फ चने की दाल का हलवा खा रहे थे। तो वो ये सारी बातें इस तरह की हैं जो जिन पे इशारे मिलते हैं, और आपको ये भी पता चलता है कि यानी ये कैसे अब भी, चाहे वो क्लाइमेट जस्टिस की, इन्वायरमेंट की, मार्जिनलाइज्ड डिसएडवांटेज ग्रुप्स की लड़ाई हो, डिसएडवांटेज ग्रुप्स की, ख़वातीन के हकूक़ का मूवमेंट हो, मजदूरों का मूवमेंट हो, वो भी इस खित्ते में जुड़ के ही चलेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त जो हिंदुस्तान में हो रहा है, वैसे वो हमसे 40 साल लेट हैं लेकिन सिर्फ इस मामले में, लेकिन जो हो रहा है वो पूरे खित्ते को इम्पैक्ट करेगा। तो उसकी भी आपको उसमें मिल जाएंगी उससे मुताल्लिक इशारे और गुफ्तगू। अच्छा, अभी दोबारा सहाफत की तरफ आते हैं। अभी जो नकी साहब की किताब में हमें जो सहाफती मुफादात और ठीक है इमारात, इनका काफी लिंक आपस में काफी मिलता है। आज का जो सहाफी है वो ताकत के बगैर जीरो हो जाता है, ठीक है, मतलब उसका जितना इन्हिसार है आज की ताकत पे या रियासत पे, तो इस पे आप क्या कहते हैं? क्योंकि ये तो सारे चिड़िया और कबूतर पे मुनहसर है। देखिए उस वक्त भी ऐसे सहाफी थे, और जो फर्क आया है वो मैं अर्ज करता हूँ। देखिए ज़ेड सुलैरी मतलब बेहतर नहीं, मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ ना कि देखिए ज़ेड सुलैरी तब भी थे, ज़ेड सुलैरी अब भी हैं। हुसैन नकी तब थे, हुसैन नकी अब नहीं है, ये फर्क है। तो ये सोचने की बात है। इसमें मैं ये नहीं समझता कि बिल्कुल जो नौजवान सहाफी बाज हमारे हैं बड़ी हिम्मत करते हैं, लेकिन वो फिर वही बात है जो आपने अदब का हवाला दिया ना, सहाफी हमारे सिवाय अपनी लिखी हुई स्टोरीज के पढ़ते नहीं है। रहमान साहब कह रहे थे कि भाई वो फलां साहब जो हैं वो विटी बहुत थे रहमान साहब, तो कहने लगे वो सिर्फ अपना कॉलम पढ़ते हैं। तो ये एक मसला है। और सहाफियों का सिर्फ एक तो ताकत के साथ जो ताल्लुक है वो उसकी तरफ आपने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सहाफियों का कोई तालीम और कुछ इल्म से, तारीख के शऊर से, सेंस ऑफ हिस्ट्री होना, कुछ समझना, वो भी बहुत कमज़ोर हुआ है। और एंड ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन ये कि वो कमज़ोर हुआ है। और पहले ये पूरी एक मतलब एक कहकशां थी, मगर इसमें कोई इतनी मायूस होने की बात इसलिए नहीं है कि ये फेजेस आते हैं, और अगर आपकी स्ट्रगल जारी है जैसे भी होते थे। देखिए
बिल्कुल होते थे। और एक और भी बात यह है कि इसमें कुछ और भी मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे जो तब्दील होना है ना मीडियम का, वो हम इतना नहीं उस पर गौर करते। वो बड़ी टेक्निकल एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है। ब्रॉडशीट तकरीबन खत्म हो रहा है। जो ब्रॉडशीट थे वो टैबलॉइड बन गए हैं, जो टैबलॉइड हैं वो ऑनलाइन चले गए हैं। सारी दुनिया में हो रहा है। किताब तो बच गई है बिकॉज ऑफ द वो एक खास तरह का परफेक्शन है रीडिंग का जो आपने कर लिया है इंसानियत ने। तो सहाफत की शक्ल भी तब्दील हो रही है। और लेकिन वो जो प्रिंटेड वर्ड की एक अहमियत थी वो तब भी थी, अब भी है, मगर वो प्रिंटेड वर्ड अब किंडल पे भी है, वो प्रिंटेड वर्ड आपके फ़ोन में भी है, तो उसके मेयारात भी कम हो रहे हैं। लेकिन कमिंग टू पाकिस्तान, एडिटर का इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गया है। जो मालिक है वो एडिटर है। तो वो ये कोई नई बात मैं नहीं कर रहा, ये लोग करते रहते हैं। मैं तो आमिल सहाफ़ी नहीं हूँ, सिर्फ कॉलम निगार हूँ, तो मैं उस पर उसकी डिटेल में, लेकिन मैंने न्यूज़ रूम में काम किया है। ये एडिटर का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। उसके बाद जो एक और फ़र्क आया है, वो फ़र्क ये आया है कि कंजम्पशन जो था ना, पहले लोग जो है सहाफ़त कॉज थी, अब प्रोफेशन है। यू नो पीपल, चाहे वो दाएं बाजू के सहाफ़ी क्यों ना हो, वो अगर अखबार निकाल रहे हैं, वो मतलब मुझे तो ये मानने में कोई आर नहीं है कि मौलवी सलाहुद्दीन साहब ने तकबीर निकाला था जिसका एक एक लफ्ज़ पढ़ के जो है वो कानों से धुआं मेरे निकलने लगता था जब मैं वो पढ़ता था। मगर वो ही वॉज अ कमिटेड जर्नलिस्ट, वो के कॉज के साथ उनकी कमिटमेंट थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आखिरी बात इसमें अर्ज करूँ कि कल्चरल राइट्स की, हमने सोशल राइट्स की बात की, राइट्स के एंगल से देखते हुए, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, सिविल, कल्चरल राइट्स में भी नक्की साहब ने जो कंट्रीब्यूशन है सजन की सूरत में, वो बड़ा अहम है। कि मतलब उन्होंने सोचा कि एक जो सबसे बड़ी मेहनत कशों की ज़बान है, छोड़ें सूबे वूबे को, मेहनत कश सबसे ज़्यादा पंजाबी है ना, अगर पंजाबियों की तादाद ज़्यादा है तो उनकी ज़बान में अखबार क्यों नहीं निकल रहा, तो वो निकाला। और जितने अरसे भी चला वो एक अलग बात है, लेकिन वो निकाला। साहब आपके दौर में भी चिड़िया होती थी? वकील साहब ने कई चिड़ियों का इसमें जिक्र किया है। उस चिड़िया का भी जिक्र है जो चिड़िया। चले हारिस साहब से गुफ्तगू इख्तिताम करते हैं। आखिरी सवाल मैं ये करती हूँ कि आप अदब के या सहाफत के या सोशल साइंसेस के बाकी तुलबा को ये किताब कैसे और क्यों रिकमेंड करते हैं, ताकि आपको ये गिला ना रहे कि हम बाएं बाजू वालों को पढ़ा के नहीं, देखिए मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बाएं बाजू वालों को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं कह रहा हूँ उनको महदूद ना करें कि ये बाएं बाजू के कारकुनों को इसमें से। पाकिस्तान की सहाफती और सियासी तारीख पर ये किताब एक बहुत अहम इजाफा है। और इसको मैं देखता हूँ BM कुट्टी साहब की जो किताब है, BM कुट्टी साहब की किताब है, बहुत अहम किताब है। और जो पॉलिटिकल वर्कर्स, यानी अगर पॉलिटिकल लीडर कह लें तो शेरबाज मज़ारी साहब की किताब जर्नी ऑफ डिसइल्यूजनमेंट बहुत अहम किताब है। कुट्टी साहब की किताब का मुझे उसका टाइटल याद नहीं आ रहा। ये जो 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनमें से एक किताब है, तो पढ़ना चाहिए। ये मतलब है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाना चाहिए। और इसलिए पढ़ा जाना चाहिए कि तारीख से भी वापस आगाही हो, मगर साथ साथ आगे के लिए भी इसमें बहुत कुछ है, सीखने की चीज़ें हैं ना। मतलब आपने कुछ इन्होंने नतायज अक्स किए हैं, तो उन नतायज से आप सबसे इत्तफाक ज़रूरी नहीं है, मगर उन नतायज के पीछे कुछ शवाहिद हैं, और वो शवाहिद भी उन नतायज को तक पहुंचने से पहले इन्होंने बयान किए हैं। तो अहम किताब है और वेरी रीडेबल। और हमें जो कोई सवाल हो तो कम से कम नकी साहब मौजूद हैं, हम कोई भी सवाल पकड़कर नकी साहब को पकड़ सकते हैं, तो ये हमारे बहुत एक एडवांटेज हासिल है। फिर बहुत शुक्रिया हारिस। नकी साहब पर आती हूँ मैं। नकी साहब, हम आज के दौर के सहाफ़ी हैं। 1960s, लेट 1960s और अर्ली 1970s में का जिक्र बहुत मिलता है इस किताब में हमें, जो कि एज अ कॉमरेड मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है। ठीक है, उसके क्या बेसिस थे, ठीक है, उसकी मादी कंडीशंस क्या थी, और आज की मादी कंडीशंस को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में सारी जद्दोजहद जो है उसकी रीढ़ की हड्डी मशरक़ी पाकिस्तान था, वो रीढ़ की हड्डी निकल गई। तो अब जो बचा है वो तो एक आप अभी कोई कह रहा था कि हम जिंदा लाश हैं, तो मैंने कहा कि जिंदा लाश
जिंदा भी हैं और लाश भी नहीं है, लेकिन वो रीढ़ की हड्डी थे हमारी और उसको समझना चाहिए, और जाहिर है उसको भुलाया जा रहा है अभी। यानी अगर आप किसी, मुझे तो चूँकि मौका मिलता है ह्यूमन राइट्स कमीशन की वजह से मुख्तलिफ जगह जाने का, इस बुढ़ापे में भी ये ऐसी ख़राब जगहों में भेज देते हैं ट्राइबल एरियाज़ में आरिफ, तो पता चलता है कि लोग बिल्कुल नावाकिफ़ हैं हमारी सियासी तारीख़ से। पाकिस्तान की इब्तदाई, यानी बहुत लोग हैं पाकिस्तान में अब इस वक्त नौजवान जो इस बात से नावाकिफ़ हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, और वो ताज्जुब करते हैं वो शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडर ही नहीं समझते ये सूरत हाल हो गई है। और जाहिर है कि इसको, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका जिक्र करना इस वास्ते भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो लोग भी इस किताब को देख रहे हैं, और मुझे बहुत सारी बातें से ये खुशी भी हुई, गुरमानी साहब के हवाले से ये है कि मैं गुरमानी साहब से ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में मिला, क्योंकि उन्होंने हमारे शहर में सबसे ज़्यादा कत्लेआम किया था कराची में। तो हम तो वहाँ आए थे ना, पहले लाहौर बाद में आए, तो उन्होंने गुरबानी साहब की याददाश्त थी, और वो डॉक्टर मुबशिर साहब चूँकि उनके घर जाते थे, और डॉक्टर मुबशिर साहब के घर पे बहुत सारी अच्छी और बुरी बातें दोनों ही किस्म की चीज़ें हुई हैं वहाँ पे। तो डॉक्टर मुबशिर साहब से मैंने कहा कि आप गुरबानी साहब से मुझे भी मिलाएं, तो उन्होंने कहा वो बातें लेकिन तुमने नहीं करनी है पहले उन्होंने कमिट करा लिया था कि नहीं, तो हमने उनकी बहुत तारीफ़ की, उनका यानी बैठ के और सियासी उसके ऊपर गुफ्तगू करना वहाँ पे उन्होंने, इसमें मैंने लिखा भी है, शायद उन्होंने कहा था कि जिस मुल्क में कोका कोला दाखिल हो जाए उसमें समझो अमेरिका आ गया और ये बड़ी बात है और ये सही भी है किसी हद तक। खैर कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे ये जो है ज़ियाउल हक साहब का ये था, क्योंकि हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया था अपने एक्सपीरियंस से कि सहाफ़ी, तालिब इल्म और मज़दूर अंजुमन, सहाफ़ी, तालिब इल्म और मज़दूर मिल के अगर कोई जद्दोजहद करेंगे तो उसके नतीजे निकलेंगे और उसका अच्छा नतीजा निकलेगा। जिस वास्ते मैं किले में रहा या किले में जाने का सआदत हासिल हुई, वो इसी बुनियाद पे थी क्योंकि ज़ियाउल हक साहब ने कहीं से वो पढ़ लिया था और मेरा ख्याल है व्यू पॉइंट की, हालांकि मैं डायरी में तो ऐसी चीज़ हमेशा दरमियान में डालता था कि मतलब ये एक सहाफ़त का वो था कि भाई किस तरीके से आप कोई चीज़, तो मैंने उसके अंदर लिखा था और उन्होंने पता नहीं कैसे ये आइडेंटिफाई कर लिया। तो उन्होंने सबसे पहला एक ख़त लिखा और वो था कि इन तीनों को मुत्तहद न होने दिया जाए, जो हम लोगों की यानी वो थी कि इस तरीके से तरीके कामयाब होंगी। तो उन्होंने कहा कि इनको मुत्तहद न होने दिया जाए और उसके बाद यानी उस हवाले से मुझे किले भेजा कि ये तुम्हें ख़त कैसे मिला, यानी ज़ियाउल हक साहब का ख़त। अब ज़ियाउल हक साहब ने अगर कोई ख़त लिखा है तो यहाँ हमारे एक चीफ सेक्रेटरी साहब होते थे, शाह साहब, बहुत अच्छे शरीफ पढ़े लिखे लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, उनमें से एक वो भी थे। तो शाह साहब ने मुझे कहा कि भाई ये तो हकीकत है कि तुम्हें हमने इसलिए भेजा कि तुमने उस ख़त को हाथ दिया, लेकिन ये तो हमने तो हर एक को भेजा था, हमने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तक को भेजा, क्योंकि मेरा 3-4 दिन और जिसमें
तमाम लोग आके बैठते थे और वो कहते थे कि अब आप बताएं कि आपके जनरलों से क्या ताल्लुकात हैं, और वो ये सब मैंने कुछ जो मज़ाक़ खेज़ बातें हुई हैं वो इसमें लिख भी दिए। तो जनरल तो पूछते थे कि जनरल लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, और मुझे ले गए थे खाने में कि मैंने कहा हाँ मैं बता दूँगा ज़रूर। और मैंने जब उनको बताया तो उनका बस नहीं था कि वो मुझे पता नहीं क्या संसारी कर दे। तो मैंने कहा कि लेफ्टिस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? तो उनका पीपल्स पार्टी लेफ्टिस्ट पार्टी है। तो मैंने कहा उसके सेक्रेटरी जनरल टिक्का खान है। टिक्का खान तो वो बहुत नाराज हुए वो, और तो इस किस्म की बातें हैं। लेकिन असल मसला ये था कि मैं समझता हूँ कि मैंने अभी कहीं पे कोई ऐसी बातचीत हो रही थी तो उसमें मैंने जिक्र भी किया था कि पता नहीं क्या बात है कि सब लोग फ़ौज से डरते हैं पाकिस्तान में, और फ़ौज प्रेस से डरती है, फ़ौज मीडिया से डरती है, वो उसको आज़ाद नहीं रहने देती, और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान भी फ़ौज को होता है। क्योंकि अगर वो जाहिर है कि अब तो उन्होंने वो काम कर लिया है, मैंने तो ये बहुत पहले कह दिया था। शेख मुजीब ने असल में बहुत मेरी रहनुमाई की। शेख मुजीब हमसे पहले के स्टूडेंट लीडर थे, तो मेरी उनसे ये वाकफियत भी थी कि मैं 50s का लीडर था, स्टूडेंट लीडर, वो 40s के स्टूडेंट लीडर थे। तो जब वो यहाँ लाहौर आए, उनकी इस तकरीर को रिकॉर्ड वो नहीं किया गया, ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं किया गया। उसमें शेख मुजीब ने ये कहा था, शायद मैंने इसमें जिक्र किया हो किताब में, शेख मुजीब ने ये कहा कि देखो हम आएंगे और हमारी मेजॉरिटी होगी और हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो एक बात ये समझ लो कि अब यहाँ से तुम्हारे यहाँ से रिक्रूटमेंट नहीं होगा, अब हम वो करेंगे। तो मैंने जाके, क्योंकि भुट्टो साहब जब तक चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बने थे तो उनके बेडरूम में मुझे एंट्री की इजाज़त थी, तो मैं भुट्टो साहब के पास चला गया यहीं ये फ्लैटीज होटल में। मैंने कहा भुट्टो साहब बहुत आपको मुबारक हो, आपका काम शेख मुजीब कर गए। तो उनका मेरे ख़िलाफ़ तकरीर की है, मतलब तुम हमेशा वो थे कि मजाक करते हो मेरे साथ। मैंने कहा नहीं, देखिए अब ये होगा कि उन्होंने कहा है कि हम ज़मीनें ड्रास्टिक लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, उससे ज़्यादा वो ड्रास्टिक होंगी, क्योंकि उससे नुकसान तो बुद्धिस्ट को हमारे यहाँ हुआ, ज़मींदारों को, और हिंदू ज़मींदारों को हुआ मशरक़ी बंगाल में, और यहाँ पे वडेरों को, जागीरदारों को, सरदारों को, इन सबको नुकसान होगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जब तक 56% सिविल और फौज में अफसर जो हैं, गजेटेड अफसर, जब तक हमारे बंगाली नहीं हो जाएंगे नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये तो 25-30 बरस का नुस्खा उन्होंने दे दिया है, तो अब आपके साथ होंगे ये सब, यानी अब आपके साथ ब्यूरोक्रेसी की अफसरशाही भी होगी, फौज की अफसरशाही भी होगी, फ्यूडल्स आपके साथ वैसे ही हैं, और अब आपकी जागीरें वो बच जाएंगी, उनकी मुलाजमतें बच जाएंगी, वही सब चीफ सेक्रेटरी होंगे, वही सब वो भी होंगे। जो बाद में मुझे बांग्लादेश में 4-5 बार बुलाया गया एक एज कंसल्टेंट इलेक्शन के सिलसिले में, मैं उनका कंसल्टेंट भी रहा हूँ। तो क्योंकि यहाँ हम लोग करते थे और वहाँ के एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी होते थे, और वो क्या नाम है, वो जो शेर बंगाल के नवासे थे गालिबन, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम उधर आओ, हम और हमें बताओ कि हम किस तरीके से, हमें बना दिया गया है, मैं तो मेरा कोई तजुर्बा नहीं है, वो ज़ाहिर है सिविल सर्वेंट है, तो बहरहाल उनके साथ भी हमने काम किया। तो हमारे यहाँ
ये बात थी। और भुट्टो को आप देख लीजिए, अब सब जमींदारों की जमींदारियां बच गई। ये फैसला तो बाद में आया जो शरीयत कोर्ट से आया। भुट्टो ने तो 2 बार फिर भी की लैंड रिफॉर्म्स, और एक मतलब दूसरी में भी, क्योंकि मैं उनको बहुत छेड़ता था कि ये आपने क्या मजाक किया है। पहली जब उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की थी तो उन्होंने कहा नहीं अब दोबारा करेंगे। तो शेख साहब को उन्होंने उसका इंचार्ज बनाया, शेख रशीद साहब को। शेख रशीद साहब ने जाहिर है कि उनके पास सारा डेटा था, जो पाकिस्तान में डेटा रखना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसको डिस्टॉर्टेड डेटा है, जो अगर आपको कहीं से मिलता है तो वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड होता है। तो वो बहरहाल उन्होंने ये किया और जाहिर है कि उनको उसका फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान में सब वडेरों के पास है ये, तो शरीयत कोर्ट का फैसला तो बाद में आया। अब तो आप जितनी चाहे ज़मीन पे रखें, जितनी चाहे पे कब्ज़ा कर लें। अब जरदारी साहब ने 62,000 एकड़ ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। अब ये कहीं रिपोर्ट हुआ? पाकिस्तान में इतना आज़ाद मीडिया हो गया है। जब ये आए थे और इन्होंने हमारे आखिरी जनरल साहब ने 30-40 ये लाइसेंस जारी किए, तो मुझसे वो क्रेडिट भी चाहते थे इसका। तो मैंने कहा पहले एक पीटीवी था सियासत को, सियासी लोगों को और लीडरों को गालियां देने के लिए, अब 40 आपने बना दिए। तो अब तो उनका से बचना भी मुश्किल है। और वाकई इस वक्त की जो सूरत हाल है वो इस वास्ते तशवीशनाक है, और मैं समझता हूँ उसके लिए हमने बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बहुत लाजिम है कि स्टूडेंट्स यूनियन हो। अब कैम्ब्रिज की तो स्टूडेंट्स यूनियन हमें बहुत अच्छी लगती है, ऑक्सफोर्ड की भी स्टूडेंट यूनियन, और अगर किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में है तो उसकी। लेकिन यहाँ आपने स्टूडेंट्स यूनियन ख़त्म कर दी। अगर स्टूडेंट्स यूनियन ना होती तो पाकिस्तान में ना यूनिवर्सिटीज़ इस तरीके से कैंपस बनते थे, ना पाकिस्तान में इस तरीके से तालीम का फ़रोग़ होता। हमें याद है जब पाकिस्तान बना है उस वक्त एक ए.बी. हलीम साहब ने जो यूनिवर्सिटी बनाई वो एक मिडिल स्कूल हिंदुओं का था, उसके ऊपर कब्ज़ा करके बनाई थी। एक मिडिल स्कूल लड़कियों का था, उस पर कब्ज़ा किया, उन लोगों को बेदखल किया, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई। बहरहाल उसके बाद ज़ाहिर है ये DSF जो थी वो DSF नहीं बैन हुई एप्सो, ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो DSF उसमें शामिल हो गई थी। DSF में ज़ाहिर है सरवर बीना के वाले, हाँ डॉक्टर सरवर उस वक्त बड़े लीडरों में से थे हमारे, और रहमान अली हाशमी थे, अलवी थे, और भी लोग थे। तो ये लोग उस वक्त स्टूडेंट लीडर थे। तो DSF को एप्सो में मर्ज कर दिया था, और A.T. नकवी साहब जो बादशाह सलामत की तरीके से काम करते थे कराची में, तो A.T. नकवी साहब ने ज़ाहिर है कि उसको बैन किया, और एप्सो के साथ बैन करने के साथ साथ उन्होंने गुरमानी साहब ने मतलब वो यानी जो 8 जनवरी अब तो नहीं मनाई जाती, अब कई स्टूडेंट्स 23 स्टूडेंट्स, हाँ अब 23 की तो गिनती छपी हुई थी, और भी मुमकिन है लोग मरे हों, कम से कम शहरियों का, बहुत सारे शहरी भी मरे, क्योंकि उस वक्त का ये भी एक वाक़या है। तो ये सब अभी भी अगर आप रिवाइव नहीं करते स्टूडेंट्स यूनियन को, तो आप बिल्कुल ये यकीन करें कि पाकिस्तान में वैसे तो प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी ख़त्म कर दिया गया, उसी के लिए पाकिस्तान को तोड़ा गया था कि ना रहेगा मशरक़ी पाकिस्तान, ना पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रहेगी, ना हमें इस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ेगा। अब मतलब आप देखिए ना कि हम बग़ैर यानी कहाँ पहुँच गए, हम फील्ड मार्शल हो गए
4 इंच हिंदुस्तान के अंदर नहीं हम इंटर हुए फील्ड में। है और हम फील्ड मार्शल हो गए। हमारे पास माशाल्लाह से बहुत अच्छी खासी आबादी है। एक लिहाज से हम भी बेनिफिशियरी हैं क्योंकि हमारी ससुराल कजलबाच है। अभी आपने यहिया खान का जिक्र किया। अब आप देखिए ना कि यहिया खान साहब और इस्लाम की खबर और उसको मतलब है कि मेरा चूँकि मौदूदी साहब से बहुत याद अल्लाह की मेरी, और मौदूदी साहब मुझे यानी ट्रस्ट करते थे कि मैं उनकी जब भी कोई फॉरेनर आए उनको इंटरव्यू करने तो मैं वहाँ बैठूं ताकि उसको मैं जो वो कह रहे हैं मैं उसको इंटरप्रेट करके और उस तक पहुँचा दूँ, ट्रांसलेट करके ट्रांसलिट्रेशन के बजाय बाकायदा ऐसा क्रिएटिव वो करके पहुँचा। तो ये एक तरीके की कॉन्फिडेंस की बात है। और अब अगर आपने पाकिस्तान को में अब बहरहाल 25 करोड़ आबादी है। आप देखें ना बांग्लादेश ने अपनी आबादी 17 करोड़ कर ली, 70 में वो 56% थे। इस वक्त बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ और बहुत उन्होंने, और उसके अलावा 17 करोड़ तो ये है, लेकिन उन्होंने जो अपने स्ट्रक्चर्स बनाए यानी सोशल स्ट्रक्चर को आप देख लें, आप उनका इकोनॉमी का देख लें और उनको यानी वैसे तो बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव है, लेकिन उनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री है और उसका सारा यॉन जो था वो यहाँ हमारे ज़माने में तो खैर वो यानी तालिब इल्मों के ऊपर जुल्म करने वाली फैमिली थी जो वो थे, उनके बेटे यहाँ पे भी गुजरावाला में उनकी यार्न की इंडस्ट्री है और वहाँ उसकी इंडस्ट्री है। तो उनसे भी मुलाकात हमारी होती है ढाका में। तो हमारे यहाँ तो मैं बहक रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या बातें नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। और इसलिए शायद हम आपको टोक नहीं रहे, तो मैं चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ती हूँ। हाँ, सवाल कर ले आप। मैं पूछती हूँ कि नकी साहब 2 सवाल मैं एक ही साथ करूंगी ताकि फिर आप रवानगी में बोलते जाए तो फिर सब बातें हो जाएं। खैर वो ये है कि आपका पंजाबी सहाफत से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, मतलब आपने सज्जन से लेकर पंजाबी टाइम्स और पंजाबी पंच तक उसका खासा जिक्र भी आता है इसमें। मुझे मेरा बिल्कुल यकीन है कि पंजाबियों को अपनी मादरी ज़बान से वो नहीं है मोहब्बत जिसको आप कहते हैं, जो होनी चाहिए अगर आप एक कौम हैं। और मैं समझता हूँ कि पंजाबी एक कौम है और मैं तो ज़ाहिर सिंधियों को भी एक कौम समझता हूँ और पाकिस्तान को मैं एक कन्फेडरल स्टेट के तौर पे देखता हूँ कि अभी भी जो है उसकी ऐसी हैसियत है। पहले भी अगर आप इस बात को मान लेते तो शायद मशरक़ी पाकिस्तान आपसे अलहदा ना होता। लेकिन क्या मैं बात कर रहा हूँ? हाँ, पंजाबी का। अब मैं सिंध में था, तो सिंध में आप देखिए ना कि सिंध में इंटरमीडिएट तक पंजाबी सिंधी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था 47 में। खुद मेरे कज़न्स वगैरह आ गए थे कॉलेज में, तो लेकिन आपने उसको ख़त्म कर दिया। और हमारे हैदराबाद दक्कन से आए हुए थे, वो वाइस चांसलर वहाँ के बने और उन्होंने और बाबा उर्दू ने कहा कि हमने तो पाकिस्तान यानी जो है हमारी कॉन्कर्ड लैंड है। ये खुद मैंने सुना है उनके मुंह से कि ये तो हमारा हमने फतह किया है ये इलाका। पहले अलीगढ़ से भेजा, मैं अलीगढ़ में 40वां किया मैंने भी। 40 दिन में रहा, मेरा सब्जेक्ट नहीं था तो मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन अलीगढ़ के लोग आए थे यहाँ
अभी तक। और वो उनका काफ़ी ज़्यादा का ताल्लुक बिहार से था, जो बाद में जब मैं अलीगढ़ पढ़ने गया हूँ तो उस वक्त वो लोग वहाँ थे। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान बनाया है, तो हमने कहा कि भाई फिर आप वहाँ गए क्यों नहीं? हमसे कहते थे कि तुम पाकिस्तान जाओ। जैसे हमने यहाँ कराची में एक रिक्शा वाले पठान ने कहा, मैंने कहा कि यार तुम अफ़गानिस्तान से? उसने कहा अफ़गानिस्तान से आया हूँ। तो मैंने कहा कि तुम अफ़गानिस्तान जाओ? उसने कहा मैं क्यों अफ़गानिस्तान जाऊँ, तुम हिंदुस्तान जाओ। यानी अगर आप लोगों के शऊर का देखें कि किस लेवल का शऊर है। मेरा माली था, मैंने यानी पंजाबी दानिश्वर जो थे वो तो सब, उन्होंने तो मेरे साथ हाथ कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में यानी एजुकेशन पंजाबी में यूनिवर्सिटी में क्लासेस खोले जाए। नजाम हुसैन सैयद बेचारे शरीफ आदमी, एक टूर उनको मिल गया, उनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनवा दिया और कोई 5000 नौकरियाँ गवर्नमेंट से पंजाब में ले ली और पंजाबी की ऐसी तैसी फेर दी। तो हमने उसका बिल्कुल ही उलट सोचा। मैंने अब जब ये पंजाबी ये जिसको शाह, अब उसको शाहमुखी कहते हैं पंजाबी लोग, क्योंकि गुरमुखी आपने पढ़ी नहीं। मेरा तो मैं पता नहीं लिखा इसमें या नहीं लिखा, मेरा दोस्त जिम, उस बेचारे को एक थप्पड़ पड़ा बाप की तरफ से। अपनी 6 बहनों का अकेला भाई था, तो बहुत लाडला था। तो वो उसका सेंट्रल मॉडल स्कूल में दाखिला हुआ सन 46 में। वो वहाँ गया तो उससे पूछा क्लास टीचर ने कि तुम्हारी मादरी ज़बान क्या है, तो उसने बताया पंजाबी। तो घर आया तो उन्होंने जब लिखी तो उसकी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो गुरमुखी में लिख रहे थे। तो जब घर गया तो वालिद ने पूछा कि वो रो रहा था तो कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, उसने कहा कि टीचर ने, क्लास टीचर ने पूछा कि तुम्हारी मादरी ज़बान क्या है, तो मैंने बताया पंजाबी। तो उसने, वो अभी जिंदा थे, उन्होंने मुझे मेरे सामने ये वाक़या हुआ, तो उन्होंने जिम को एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा हरामज़ादे तेरी मादरी ज़बान उर्दू है। ये एग्जैक्ट लफ्ज़ है उनके, हरामज़ादे तेरी मादरी ज़बान उर्दू है। तो हमने तो इसलिए मादरी ज़बान वालों से पूछने के बजाय यानी अपने माली से पूछा कि ये हमने देखो एक कॉलम लिखा उसमें शाहमुखी में, और वो वहाँ से बाद में तो खैर मज़हर साहब ने बैन कर दिया हमारा ये हरकतें वहाँ करना। तो वो मैंने उसको माली को पढ़ाया, माली इतना खुश हुआ मेरा, और उसके बाद मैंने कोई 1000 आम लोगों को पढ़वाया कि ये पढ़ के देखो। तो वो सब इतना खुश होते थे जब वो पंजाबी में लिखा हुआ पढ़ते थे। और सज्जन तो 18 महीने जो चला, तो उसकी सिर्फ एक वजह यह है कि यहाँ पे उस वक्त तक बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर रही। बेनज़ीर के ज़ाहिर है उनके वालिद से हमारे अच्छे और बुरे दोनों किस्म के ताल्लुकात रहे। उन्होंने हमें जेल भी भेजा और हमें बाकायदा यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में उन्होंने जो तरमीम की तो थी नैब के लोगों को फांसी की सज़ा दिलवाने के लिए, लेकिन उसी कानून के तहत हम भी गिरफ्तार हुए थे, तो इसलिए ज़मानत नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पापा से क्या इख्तलाफात थे, तो मैंने कहा हमारे सिर्फ हिंदुओं से इख्तलाफ होता है, हमारे ट्रेडिशन में ये नहीं है। जो हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, उन्होंने बहुत लोगों को जगाया, हमारे आम आदमी को, हमारे आम शहरियों को जगाया। तो उन्होंने, वो हमसे पूछती रहती थी कि आपको कुछ चाहिए, मैंने कहा कुछ नहीं। एक मरतबा फिर हम उनके पास गए और उस वक्त वाजी शमसुल हसन भी था वहाँ,
तो वाजिद से मैंने कहा कि यार आज प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना है तो तुम ही ले जा सकते हो मैं। तो हम गए तो खैर वो बिलावल को ऐसे लिए हुए आ गई। तो हाँ बताइए नकी साहब कैसे आप? तो मैंने कहा एक तो आप हमें नाश्ता कराएं, दूसरी बात यह है कि हम एक पंजाबी अखबार निकाल रहे हैं तो आप उसके लिए सरकारी इश्तिहार जो कमर्शियल होते हैं उसका एक तो ऑर्डर कर दें। तो उन्होंने शाहजहां करीम को बुला लिया, वो उस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे और उनको हम लोग मजाक से उनके सामने भी कहते थे आइसक्रीम। शाहजहां करीम आ गए। शाहजहां करीम को उन्होंने कहा कि नकी साहब जो जो कह रहे हैं वो सब करना है। तो उन्होंने फिर मैंने कहा सिर्फ आप हमारे लिए क्यों कर रही हैं, आप हर लैंग्वेज के प्रेस के लिए करें। तो उन्होंने कहा अच्छा आप क्या? मैंने कहा कि भाई कम से कम 10 लाख रुपए तो सबको दिए जाए। तो उन्होंने सबको 10-10 लाख रुपए दे दिए। फिर हमारा दोस्त नबी बख्श खोसो सिंध में हो गया सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, उसने दिया। पंजाब में मेरा दोस्त था और मेरा सीनियर था हैदर आराइन, उसने मुझे एक इश्तिहार दिया तो उसका एक्सप्लेनेशन कॉल कर लिया इन हजरत ने जो कहती है पंजाब की पग को लग गई आग। यानी उसका एक्सप्लेनेशन निकाल हुआ और उसको ऑर्डर हुआ कि ये इश्तिहार सज्जन को क्यों गया है, ये इश्तिहार भी नवाए वक्त को जाना चाहिए था। और नबी बख्श खोसो ने 18 महीने इश्तिहार दिए ता वक्त के वो नहीं रही बीवी वजीर आजम नहीं रही और ये आ गए जतोई साहब। जिस दिन जतोई साहब ने टेक ओवर किया है उसी दिन बंद कर दिए इश्तिहार हमारे, ये है। और तमाम मैं गया रहा नसीम मलिक के पास जो FBR का चेयरमैन हो गया था, मादोस था और बहुत मतलब इसको कहते हैं सेल्फ मेड वो। तो राहत नसीम मलिक ने सब मैंने कहा यार पंजाबी को अखबार निकाला इसके इश्तिहार दिलवाओ। उसने कहा कि किससे? मैंने कहा यहाँ इतने इंडस्ट्रियलिस्ट पंजाबी हैं, इन सबको बुलाओ। उसने सबको बुला लिया खाने के ऊपर, कहने लगा कि तुम्हारे लिए ये ज़ाया की देता हूँ पैसे, लेकिन कुछ होगा नहीं। तो वाकई उन सब ने मुझसे कहा कि नकी साहब ये आपको क्या हुआ, आप अच्छा भला पंजाब पंच निकाला आपने, पंजाब टाइम निकाला, तो आप निकाले, डेली अखबार निकाले और जितना सरमाया चाहिए वो हम देंगे, लेकिन ये आपने क्या शुरू किया पंजाबी में। तो वो वही था कि तेरी मादरी ज़बान उर्दू। मेरे ख्याल से हम जो थोड़ा सा वक्त रह गया है उससे हम सवाल बहुत ये सबसे अच्छा है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ इसी को रोक दिया गया है। हाँ जी, तो हम सवाल नहीं करने दिया जाता। आपने सवाल करने की बात है, एक और जुमला सुन लें तो अयूब खान साहब जाते थे हैदराबाद में, हमारा ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि हम लोगों ने अंजाम की हड़ताल में हिस्सा लिया था, मैं एग्जीक्यूटिव का मेंबर था, तो हमारा ट्रांसफ़र कर दिया। तो अयूब खान जाते थे बदीन में जहाँ हमारा दोस्त यूसुफ जमाल SDM था, तो उसने हमें भी बुलाया हुआ था। तो अयूब खान साहब जो थे वो जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे देखा क्योंकि मैं ही सवाल पूछता था। हैदराबाद में कोई जर्नलिस्ट तो थे 3 अंग्रेज़ी के, लेकिन वो नहीं पूछते। तो उन्होंने कहा आज कोई ऑकवर्ड सवाल नहीं है तुम्हारे पास? मैं कहा कि आपके लिए बसरूर हसन खान साहब ने 1000 तीतर 2000 बटेरें वहाँ कबात के खेतों में पहुँचाई हुई है और बसरूर हसन खान उनके पास ही। तो अयूब खान मुस्कुराए। तो मैं कहा नहीं फिर भी पूछ लो। तो मैं कहा कि वो आपने कह दिया है कि आप जो भी कोऑपरेटिव के मकरूज हैं लोग वो उन सबसे पैसे निकलाएंगे, तो आप अपने दोस्तों से भी निकलवाएंगे? तो कहा ज़रूर, बिल्कुल नाम। मैं कहा सबसे बड़े तो डिफ़ॉल्टर आपके दोस्त हसन महमूद हैं जो बावलपुर के वज़ीर।
तो अयूब खान उसका हाँ है ये ठीक है चलो, तो वो फिर चले गए। और बारह हाँ अब आप बताइए। अगर कोई दोस्त हमारे कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज। जी जी जरूर। जी बहुत शुक्रिया नकीसा। एक तो मुझे लगता है कि पहले किताब पढ़ी है जिस तरह से सैयद मोहम्मद अजीम ने और हारिस खलीक ने ये जो पहलू बताया, तो एक तो किताब दोबारा पढ़नी पड़ेगी। दूसरा ये कि माजी करीब में जो सबसे अहम वाक़या हुआ जिसमें आम लोग भी शरीक हुए, ये जिसका आज इस महफिल में जो मौजू भी है कि ये हुसैन नकी कौन है, वो वाक़या मैच था। जब किताब मेरे पास आई तो मेरा ख्याल था कि उसके बारे में तो बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन आप जैसे बहुत सारी चीजों से आसानी से गुजर गए, उसमें से भी आसानी से गुजर गए। जस्टिस साहब हमारे उस्ताद थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे, और मेरा ख्याल है कि साकिब निसार साहब के साथ भी उनका अगर यूनिवर्सिटी में नहीं उस्ताद थे तो वो था, और वो ही एक वजह बनी थी कि उनकी वजह से किया। तो क्या आप समझते हैं कि ये वही वाकया था जब उन्होंने आपको कहा, जब वो एजी थे कि जी मैं जिंदगियां पढ़वा भी सकता हूँ, और वही हेल्थ केयर कमीशन के जब वो चेयरमैन बनने लगे, तो क्या आपकी मुखासमत वही थी या कोई और वाकया था जिसकी वजह से वो तो और आमिर रजा साहब जो थे वो उसमें उनकी किताब जो छपी है उस वक्त पैकाल प्रिंटर से, तो मुजफ्फर कादिर के यहाँ हमारा अखबार भी छपता था, बल्कि मीर साहब ने मुजफ्फर कादिर उनके शागिर्द थे तो उनसे कहा था कि ये इसके ऊपर दस्तखत करो एज प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर के ऊपर दस्तखत करने से और लोग भाग रहे थे, तो वो मीर साहब को इनकार नहीं कर सका मुजफ्फर, और उसने कर दिया। बेचारे को उसमें रहना पड़ा हमारे साथ हवालात में, और जेल में भी सज़ा भी हुई उसको, और मुजफ्फर कादिर ने सज़ा भी काटी। तो मुजफ्फर कादिर के हवाले से ये बात थी। तो आमिर रजा साहब की जो किताब थी वो पैकाल प्रिंटर में छपी थी, और उसको मतलब उसको उन्होंने कहा कि मैं और आप आधी आधी पढ़ लें, तो मुजफ्फर ने आधी पढ़ी, आधी मैंने पढ़ी। कुछ गलतियाँ हमने लगाई, कुछ उन्होंने लगाई, कुछ प्रूफ रीडिंग की गलतियाँ थी, कुछ छोटी मोटी टेंस वेंस की गलतियाँ उमूमन होती हैं, टेंस की ज़्यादा होती हैं, तो वो थी इस तरीके की, वो हम लोगों ने ठीक कर दी। तो आमिर रजा साहब जो थे वो उनको बना दिया गया था चेयरमैन, ये क्या है, ये हेल्थ केयर ये कमीशन बनाना। तो उस वक्त बनी ये जो अब बेचारी जेल में है मलिक साहब की बहू यास्मीन राशिद, हाँ मलिक साहब से तो हम लोगों की बड़ी यारी थी, क्योंकि वो बहुत ही खालिस लखनवी ज़बान में गालियाँ बकते थे और हमसे उनका अच्छा एक्सचेंज था क्योंकि हम लखनऊ में पैदा हुए थे। तो यास्मीन राशिद हुई, तो मेरा ख्याल है पता नहीं उन्होंने किसी से पूछा कि कोई, उनका एक सीनियर जर्नलिस्ट होना चाहिए, तो किसी बदबख्त ने मेरा नाम ले दिया, तो वो उन्होंने मुझे जाहिर बना दिया। जब उनको तो पता था, मुझे जानती थी, तो उन्होंने बना दिया। और वो आमिर साहब जो थे वहाँ पहले थे कमीशन के बने हुए थे, और हमें पता चला कि इसके कोई 50 करोड़ के फंड हैं, 50 करोड़ मिलते हैं, और इसको हेल्थ केयर कमीशन जो है ये मतलब यानी ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि किसको क्या कुछ करना चाहिए। तो हमने वो मीटिंग बुलाई, उसमें जब मैं भी मेंबर हुआ और ये उसके सदर थे। तो अब नया इलेक्शन होना था, तो उसमें एक और साहब थे। बाद में किसी ने मुझे बताया कि आपने जिनको प्रोपोज किया वो तो इंतहाई शिया दुश्मन है तो मैं कहा क्या मतलब आपका? उनके तो वालिद अहले हदीस के यानी सबसे बड़े वो हैं और आपने उनको डिनोमिनेट कर दिया। उसमें मैं कहा भाई मुझे तो, मैं तो उनको मैंने अपने बेटे से पूछा जो डॉक्टर है
कि बहुत अच्छे डॉक्टर कोई जो है वो बताओ जिसको हम कमीशन में ले लें, तो हमारे बेटे ने उसका नाम दिया तो हमने उनका दे दिया। तो अब मीटिंग होनी थी और नया इलेक्शन होना था, तो हमारा ये ख्याल था कि उनको बनाया जाए, और वो क्योंकि वो बिल्कुल फ्री इलाज करते थे गुजरांवाला में, और हर किस्म का इलाज जो भी वो हो, और अपने पैसे खर्च करके भी करते थे, करवाते भी थे। तो हमने कहा ये सबसे अच्छे आदमी हैं तो उनको बना दें। तो आमिर रज़ा साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो अपने तरीके से करता हूँ काम। मैं कहा भाई आपका तो टर्म ख़त्म हो गया, नया इलेक्शन होना है, तो अपने तरीके से क्या काम करते। तो उन्होंने कहा नहीं बस इलेक्शन हो गया और मतलब मैं चेयरमैन हो गया। अब बताइए आप हाई कोर्ट में जज हैं अब, और सीन यानी काफ़ी उसके। तो एक दिन शाम को एक नोटिस आ गया कि जी आप चीफ जस्टिस साहब की अदालत में पेश हो जाएं। तो हमने कहा कि भैया, तो हम तो सुबह 7:30 बजे पहुंच गए। तो वहाँ पे हमने कहा कि भैया हम आ गए हैं और हमें तो चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया। तो अब वो हमें बोला, आवाज़ ही नहीं पड़ रही थी और केस में सुन रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक आवाज़ हुई, कहाँ कौन है हुसैन नकी, कहाँ है हुसैन नकी। तो मैंने उतनी ही उसी ज़ोर से मैंने, अब तो मेरी आवाज़ कम हो गई है तो मैंने उसी ज़ोर की आवाज़ से कहा, यहाँ है हुसैन नकी, ये है हुसैन नकी। तो अब वो पहले उन्होंने, खैर लोग मुझे पुलिस वाले वगैरह जो थे उन्होंने ले जाके एक साइड रूम में बिठा दिया कि पता नहीं अब जज साहब क्या करने वाले। 2-3 घंटे के बाद पता नहीं उन्होंने शायद वकीलों से मशवरा किया हो। इतनी देर में ये प्रेस क्लब के सदर, PUJ के और ये सारे जर्नलिस्ट वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा कि भाई नकी साहब तो मतलब यानी हम लाइव मेंबर भी हैं वगैरह वगैरह। तो ये हुआ उनके साथ। बाद में पता चला कि और भी बहुत सारे उनके कामों की अब जिक्र नहीं करते यहाँ पे। पाकिस्तान में देखिए रशीद साहब एक चीफ जस्टिस थे, मुझे मेमशीन ने खुद बताया कि मुझे उन्होंने 8 बजे सुबह का वक्त दिया और 8 बज के कोई 10 मिनट बाद मैं तो ज़रा देर से पहुँच मैं समझा कि वो तो मेरा इंतज़ार करेंगे, मैं नवाए वक्त का और उस वक्त के, और वो सिविल मिनट बाद ही पहुँचे तो जज साहब उठ गए थे। तो उनके अपने सेक्रेटरी, उनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी होगा या जो कुछ भी, उसको बता गए थे कि मैंने 3 मिनट इंतज़ार किया, इस वास्ते कि वो ज़रा पुराना आदमी है। लेकिन 8 बजे का टाइम मैंने दिया था तो वो 3 मिनट क्यों लेट हुआ। एक वो ज़माना था और एक ये ज़माना है। यहाँ यानी बड़ी मुश्किल से हमारा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का केस ही नहीं लगाते थे, और कम से कम मैंने और हमारे बेचारे मज़हर अली ख़ान साहब और अजीज़ ज़िया साहब को कम से कम 150 मरतबा अदालतों में जाना पड़ा और हमारा केस नहीं लगा। बाद में एहतजाज बन गया मिनिस्टर उसने, तो फिर उसने ये केस ख़त्म किया। वैसे शाह साहब ने भी रिकमेंड किया था कि इनके केस नहीं चलना चाहिए, लेकिन उनकी बात वज़ीर ने नहीं मानी थी। लेकिन अब ज़ाहिर है एहतजाज ने हमें, तो हम उससे निकले आज़ाद हुए। जी ये है हुसैन नकी। तो कोई और सवाल या कमेंट्स? क्योंकि जी जी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। जी 10 मिनट हैं अभी। ये भी हमारा हर आदमी वक्त कम कर देता है। आप 15 मिनट ले लें हमसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जहांगीर पंजाबी यूनिवर्सिटी से। मेरा एक सवाल है नकी साहब से। वो उन्होंने अच्छा आपके लिए उन्होंने उठाया था हाथ? मैंने उठाया था, उन्होंने अलग उठाया। अच्छा अलग अलग हाथ, अलग अलग हाथ। एक दायां बाजू उठाया था, एक ने बायां बाजू उठाया। हाँ उन्होंने दायां उठाया था। जी जी फरमाए। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने बताया कि आपने मुख्तलिफ अदवार में फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुतालिक जिस तरह से मुश्किलात
सही हैं, और जिस तरह से आपकी लिखाई को सेंसर कर दिया गया पिछले अदवार में, जिस तरह आपने मेंशन किया अभी, तो जो आज दौरे हाजिर में हम जैसे नौजवान फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात करते हैं और कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ मतलब जो चल रहा है उसके मुतालिक आगाही देना चाहते हैं, हम जैसे मतलब निचले लेवल जेल नहीं जाना चाहते आप लोग जी, ये काम नहीं करने के लिए तैयार नहीं है आज के जर्नलिस्ट। मैंने कहा कि उसके लिए जाहिर है कि आपको आप मेरा सवाल पूरा जी, मैं क्योंकि तारीख दान और हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो उसके मुतालिक से मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो आप हमें किस तरह से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप तो कोर में थे तो आप किलाबंद भी रहे, जेलों में भी रहे, लेकिन आज यहाँ पर हैं, लेकिन हम जैसे जो सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी से आते हैं तो वो किस तरह से इस चीज़ को डील करें, मैं आपसे इस चीज़ की रहनुमाई लेना चाहता हूँ। शुक्रिया। देखिए सबसे पहले तो ये है कि जैसे आप यहाँ पढ़ते हैं तो एक तो स्टूडेंट्स यूनियन का रिवाइवल होना ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट्स यूनियन रिवाइव होंगी तो फिर ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ भी होंगी। हमने तो स्टूडेंट्स यूनियन ही के हवाले से ये सब किया, चाहे वो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस हो, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी हो, तो उसके बाद जर्नलिज्म में भी इसी तरीके से किया। तो उसके लिए तो जाहिर है कि ऑर्गेनाइजेशन हो और आपका और ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों को रेज करे और उसके लिए लोग यानी थोड़ा सफ़र करने के लिए तैयार हों। अब आप देखिए ना कि हमारे पास तो कोई पैसे वैसे थे नहीं, तो हमें यानी यहाँ से सिविल लाइन से पुलिस स्टेशन से और कोर्ट ले जाते थे, तो जाहिर है मैं तो किराया नहीं दे सकता था टांगे वांगे का। तो मैं सड़क पे जा रहा था तो एक बुजुर्ग आए और मेरे करीब आए और उन्होंने कहा, बेटा तुमने किसी बैंक में डाका डाला? तो मैं कहा ज़ियाउल-हक के बैंक में डाका, क्योंकि उस वक्त ज़ियाउल-हक साहब थे। तो अब ये सब इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तो इसकी ज़रूरत है कि यूनियंस हो। मैं ये नहीं चाहता कि हर आदमी जेल में जाए, कायद-ए-आज़म जेल में नहीं गए कभी, हमारे लिए तो तो अगर आप नहीं गए तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। तो उसके लिए सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है और यूनाइट होना ज़रूरी है। और मैंने जैसे कहा कि जब तक ये 3 ग्रुप, और इसको कम से कम इस लिहाज से मैं इंटेलिजेंस सर्विसेज का बहुत कायल हुआ कि उन्होंने बिटवीन द लाइंस में ये पढ़ लिया कि मैंने ये लिख दिया है कि उसमें बाद में पता चला कि वो यानी सिर्फ मजहर साहब ही नहीं पढ़ते हर लाइन व्यू पॉइंट की हर लाइन और लोग भी पढ़ते तो उसमें वो निकल आया था। तो वरना तो ये नहीं होता कि ये 3 अगर मुत्तहद हो जाएं। और ये हकीकत है कि अगर स्टूडेंट्स यूनियन हो और जर्नलिस्ट यूनियंस हो और ट्रेड यूनियंस हो या मुत्तफिक हो, कोई भी तहरीक जो ये चली ये कभी भी नाकाम नहीं होगी, ना हुई। पाकिस्तान में तो तारीख है, मशरक़ी पाकिस्तान की स्टूडेंट्स यूनियन EPSU आप देख लें, उनकी तहरीक भी इसी बुनियाद पे चलती थी, हमारी भी इसी बुनियाद पे चलती थी। और दोनों एक दूसरे से कोलैबोरेट करके 63 का जो हम लोगों ने वो ऑर्डर विदड्रॉ करा ला, 63 का एक आया था ना, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डर, हाँ PPO, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट वगैरह हो गए बाद में। उसमें तो ये था कि अजीब, मतलब हमारे दानश्वर हैं सिविल सर्विसेज में, तो उन्होंने लिखा कि अगर आपने एक अच्छी शर्ट पहन ली है तो आपको अच्छे पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि इस शर्ट के पैसे मेरे बेटे ने दिए, मैंने नहीं दिए मैं दे ही नहीं सकता। मेरी 35,000 रुपये आमदनी है जो इन लोगों की वजह से बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि अब वो ये नहीं देते। वो मेरे यानी अगर मैं 4 अखबारों में मैं लिखता था, आपने कभी अब देखा कभी मेरा कॉलम 30-40 अखबार अभी भी निकलते हैं, बाज बंद होने के करीब है, बाज बंद हो गए हैं, लेकिन अब कोई नहीं लिखवाता।
तो इस वास्ते, और वो जो हमने पैसे ग्रेचुइटीज़ वगैरह मिली, इसमें HRCP भी शामिल है, सन भी शामिल है उसमें, और न्यूज़ भी शामिल है। इसकी ग्रेचुइटीज़ के जो इंटरेस्ट होता है तो वो मेरी 35,000 आमदनी है, 20,000 अपनी बेगम को देता हूँ मैं। क्योंकि अभी भी वो कहती हैं कि मेरे घर में मुफ्त रह रहे हो तुम। वाकई उन्होंने घर बनाया, कजल बादशाह को उन्होंने अपनी जाफर टाउन बनाया, उसकी ज़मीनें बेची, और सब लोग समझते हैं सारी सीटें नहीं थी मशरक़ी पार्टी, यहाँ से एक भी सीट नहीं मिली, तो वो यहाँ तो उसकी सियासत थी नहीं, तो फिर उसे लीडर कैसे मान लिया? पाकिस्तान नहीं था, मगरबी पाकिस्तान नहीं, मगरबी पाकिस्तान था। मगरबी पाकिस्तान तो एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने 2 सूबे बना दिए थे, इस हवाले से मगरबी पाकिस्तान था। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उस वक्त मगरबी पाकिस्तान नहीं था जब ये वाक़या हुआ। उस वक्त अगर आपको याद होगा तो एक ये था, इसमें मैंने लिख दिया होगा ज़रूर, 62 सीटें पंजाब में मिली। पंजाब ने पंजाब की जो अशराफिया है वो पाकिस्तान तोड़ने में सीरियसली इंटरेस्टेड थी। इस वास्ते, क्योंकि जाहिर है कि अगर मशरक़ी पाकिस्तान रहता तो वज़ीर आज़म तो ज़्यादा इम्कान यही था कि वहीं से होता। आप देखें ना, पहले मुझे तो जाहिर है चूँकि 46 का इलेक्शन भी याद है, तो उसमें भी मैं कुछ ना कुछ कर रहा था। तो उस वक्त आप देखिए 48 में कहा गया था कि इलेक्शन होगा, 48 के बाद कहा गया 50 में इलेक्शन होगा, 50 के आगे 4 मरतबा इलेक्शन की तारीखें दी गई। सन 56 का आइन भी सोहरवर्दी साहब के घर में जाता था, तो उनकी बेटी जो थी वो मेरे वालिद के एक दोस्त के बेटे को ब्याही हुई थी, तो मैं उनके घर अक्सर जाता। तो सोहरवर्दी साहब ने यानी वो चीफ मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर बने अकेले हैं, और वो भी सन जाके आखिरी साल में, और उसके अलावा उनको भी चांस नहीं मिला। और वो भी मतलब सिर्फ अपनी वजह से नहीं बने थे, इस वास्ते के 2 यूनिट्स बन गए थे, तो उसकी वजह से। लेकिन जब यानी शेख मुजीब की बात है तो उस वक्त तो LFO आ गया था, और LFO के तहत यानी इसने यहिया खान ने सूबों को बहाल कर दिया था, बल्कि बलूचिस्तान तो उस वक्त तक सूबा ही नहीं था। आपको अगर पता हो तो एक तो बलूचिस्तान में कोयटा की एक वो थी अलहदा, और एक खलात था। खलात के रूलर्स ने कायदे आज़म को ये भी कहा था कि आप अगर आपका पाकिस्तान न बने, जो उन्होंने कहा था माजिद की दिव्या के बराबर भी मिले तो मैं ले लूँगा, तो उसने कहा कि आप मेरा पूरा यानी खलात स्टेट ले सकते। बाद में खलात में आपने बाकायदा फौजी ऑपरेशन किया, और उस ऑपरेशन के सरबराह कौन थे? हमारे मेजर इसाक थे। मेजर इसाक उस ट्रूप्स को उन्होंने वो लीड कर रहे थे जिसने खलात पे कब्जा किया। और मूसा खान उस वक्त आर्मी चीफ थे, तो उन्होंने एक मैसेज भेजा, जो मेजर इसाक ने खुद मुझे बताया कि मुझे मैसेज आया कि वहाँ कुछ इलाके में बहुत ही ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, तो खुद 2-4 बरब्बे मेरे लिए भी रख लेना। अब मुश्किल मेरी ये है कि मेरे बहुत सारे गवाह मर गए। हत्ता के एजाज बटालवी भी मर गए। वो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे गवाह इस वास्ते थे क्योंकि उस केस में मुझे मौत की सज़ा भी हो सकती थी। मेरा ख्याल है वक्त ख़त्म हो गया, बिल्कुल ही नहीं है। जी, ये है हुसैन नकी, और मेरे ख्याल से एक नशिस्त काफ़ी नहीं है हुसैन नकी को जानने के लिए और उनको सुनने के लिए। तो मेरी काशमी साहब से गुजारिश है कि हम इस नशिस्त का आगे भी बढ़ाएं। और आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए और आप लोगों ने इसमें शिरकत की। थैंक यू सो मच।